चलिए, कुछ टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 7-8 करंट अफेयर्स के टॉपिक, बट इसमें इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो बनेगा, उस पर आपका स्टैंड क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, क्या टॉपिक है, क्यों न्यूज़ में रहा है, क्या इसके अंदर प्रोविजन है उसको, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसके ऊपर, और वहाँ पे पहले एक एक हर एक बच्चे का ओपिनियन हम लोग जानेंगे। ठीक है, सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसके लिए अलग से मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई है जो हम चाह रहे हैं कि आप बोले। बट पहले आपका एक एक्सरसाइज होगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वीबी जी रामजी बिल, जो बिल के आप पास भी हो गया, असेंट मिल गया है प्रेसिडेंट से, तो ये कानून बन चुका है। क्या है ये कानून, किस लिए लाया गया है, सबसे पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट क्या होगा, क्या किसको रिप्लेस कर रहा है, एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले मालूम होना जरूरी है। क्या था एमजी नरेगा, 100 डेज का गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट का एक कानून था, 100 दिन का था। ठीक है, कब आया था ये, किस साल, 5 में। कब आया था, 2005 में। अब इसको रिप्लेस करने के लिए क्या लाया जा रहा है, ये कानून लाया गया है। तो सबसे पहला चीज, क्या क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है मनरेगा और इस कानून के बीच में। तो अगर कुछ टेबल के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे देखिए, पहले जो वैलिडिटी था एम्प्लॉयमेंट का, गारंटी था, कितने दिन का था, अभी कितने दिन का है, 125 दिन का है। फंडिंग जो था वो अधिकतर पहले कौन करता था, अभी क्या हो गया, 60 और 40 बड़े राज्य। कल एक आर्टिकल शेयर किए थे कि बिहार के ऊपर कितना करोड़ का, 1000, नीतीश कुमार को चक्कर आने लगेगा, 2800। तो उसका एक बर्डन बढ़ गया, इसीलिए बर्डन बढ़ा कि पहले कौन ज्यादा पैसा देता था, सेंटर। अब ये कर दिया गया जो बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसके तरह ही 60 और 40। उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता जो है वो क्या था, कितने दिन के बाद मिलता था पहले, अभी क्या कर दिया गया, वीकली पेमेंट कर दिया गया। तो एक ये भी चेंज है। फिर मिशन का हिस्सा अगर देखेंगे तो क्या था, ग्रामीण गरीबी दूर करना। अब इसको किसका एंगल बना दिया गया, किसका एलिमेंट, विकसित भारत का। और भी कुछ चेंजेस हैं क्या इस नए वाले कानून में, नहीं वीकली है, वीक गैप। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको समझना है कि पहले कोई भी ऐसा जो होता है ना कि रेस्ट पीरियड आप बोल सकते हैं उसको, जब कोई कार्य नहीं रहेगा, वो कितने दिन का मिल रहा है, 60 दिन का मिल रहा है। और इसका पर्पस ये भी है कि जब पीक सीजन आएगा तो वहां पे लेबर की कमी ना हो। ठीक है, फार्मिंग लेबर की कमी को कंट्रोल करने के लिए वो ध्यान दिया। यहां तक समझ में आ गया। केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां पे पूरा फंडिंग सेंटर का है। नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल राज्य वाले में, मतलब जो स्पेशल स्टेटस तो अब नहीं रहा, हिमालयन स्टेट्स होता है तो क्या है वहां पे 90 और 10, बाकी जगह 60 और 40 है। किसका हिस्सा बना दिया गया है, विकसित भारत 2047 का हिस्सा। अब इससे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, पहला इंफॉर्मेशन तो आपको मिला। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि गांधी जी का जो नाम हटाया गया इस कानून से, उस पर आपका क्या ओपिनियन है। जो मिल रहा है नोट्स उसको कोई पढ़ेगा नहीं, अभी रखे रहिए, उसको नीचे रख दीजिए किताब के। एक एक करके सब लोग अपना अपना आंसर हमको बताएंगे। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि इस कानून में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी एक बन सकता है, एक क्या बैकग्राउंड बन सकता है कि क्या कुछ कमी थी पिछले कानून में कि हम नया कानून लाए हैं। तो इसका जवाब आसान है, कमी नहीं थी, हम लोग इसी को इनहेंस किए हैं। लेकिन इसका क्या जवाब होगा जब पूछा जाएगा कि गांधी जी का नाम हटाने पर आपका क्या विचार है। चलिए आप ही से शुरू करते हैं, बताइए। अभी उसको रख दीजिए, अभी देखने की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ प्लीज। गांधी जी के नाम हटाने से पर्सनली कोई इशू नहीं है, बट मेरा अपना पॉइंट इस पे ये है कि गांधी जी का जो सपना था अंत्योदय को लेकर के, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हर व्यक्ति का जो है उत्थान होना चाहिए, तो उसी मिशन को आगे लेकर के गांधी जी के नाम के प्रति तो आस्था है ही सरकार की, बट अब विकसित भारत के प्रति सरकार जो है सोच लेके आगे चल रही है। तो सिर्फ यही एक मकसद है कि गांधी जी के नाम को नहीं हटाया गया, पर उनके विचारों को अभी भी इसमें अंतर्निहित किया गया है। तो ये हमारा एक काउंटर क्वेश्चन अगर हम पूछे, अभी जब ये नाम फाइनली एक बिल आया उसके पहले
एक और न्यूज आया था कि इसके नाम को मैं पूज्य बापू लगाने की बात, एक दिन ये न्यूज चला था, तब तक अगले दिन एक बिल आया जिसमें महात्मा गांधी का नाम ही हट गया। तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना ऐसा करके एक दिन चला था। तो क्या हम लोग इस नाम में, जैसे ये ऑलरेडी तो समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि क्या है वीबी रामचल, ठीक है, आप इसके पहले एमजी भी लगा सकते, पूज्य बापू भी लगा सकते थे। इस नाम में अगर हम देखेंगे तो राम लगा हुआ है, तो गांधी जी का सपना राम राज्य के प्रति हमें एक प्रदर्शन दिखाती है। तो मुझे लगता है कि गांधी जी के नाम को के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके उनके जो विचारों हैं, विचारों के ऊपर ही फोकस हमें करना चाहिए। और भारत का मिशन है विकसित भारत 2047 तक, मुझे लगता है उसके एंटाइटलमेंट को ही लेकर के सरकार चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताइए, बाकी सब लोग सोचिए क्या क्या जवाब आप लोग तैयार करना है। सही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहले 100 दिन था, 125 दिन हो गया, और मेजॉरिटी ऑफ द जो इसका जो प्रोविजन था उसमें चेंजेस आए हैं। तो सरकार भी चाहती है कि एक नए सिरे से इसको शुरुआत किया जाए। अब और हम लोग कैसे सोसाइटी, अगर कोई नया चीज आता है तो उसको लोग ज्यादा उत्साह के साथ करते हैं, तो एक ये रीजन हो सकता है। ठीक है, बैठिए। पहले जो था मनरेगा के तहत जो था वो एक मजदूरी बेस्ड जो काम होता था उस पर ज्यादा फोकस किया जाता, लेकिन इस बीच से क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी का जो राम राज्य या फिर स्वराज का भी इसमें बैठिए। सर, जो इस स्कीम का एसेंस था रोजगार गारंटी का वो कंटिन्यू रखा गया और उसमें बढ़ोतरी की गई है। इरेस्पेक्टिव ऑफ नाम, जब तक ये स्कीम अपना काम सही से डिलीवर कर रहा है तो नाम क्या है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक। जब भी आप जवाब दे रहे हैं ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, उस दिन जो सेशन में आए थे वो भी ये चीज आपको बताए हुए थे कि आपको खुद कन्विंसिंग लगना चाहिए जवाब, नहीं तो नहीं दीजिए। जब तक आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा वो जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब आप खुद कन्विंस नहीं है तो सामने वाला वो कैसे करेंगे। तो यही जवाब आपको सोचना है जो आपको लग रहा है कि आप कन्विंस हैं इस जवाब से। ठीक है, हाँ बोलिए। तो पहले जो एनजी नरेगा था वो डिमांड ड्रिवन था, इसको चेंज करके बीबी रामजी सप्लाई ड्रिवन हुआ है, जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा और वाटर सिक्योरिटी और ये सब पे जो फोकस कर रहा है, इससे जो गांधी जी का विजन है वो बेटर वे से इम्प्लीमेंट हो सकेगा इस तरीके से। तो ठीक है, बोलिए। गांधी जी का जो आइडिया था रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, तो इसी बिल को उनके नाम से रखा जाए या नहीं जाए, उससे बड़ा उनका विजन था। गांधी जी किसी बिल के नाम से ही नहीं जाने वाले कोई दुनिया में उनका काम था। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले सर, मेरे विचारों से लगता है कि नाम से अधिक फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गांधी जी के जो विचार हैं ग्रासरूट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, और अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट हो, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो उसका जो उनके जो विचार हैं मतलब गांधी जी के जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के जो विचार हैं वो जी राम जी बिल में भी इंक्लूड है। और मुझे नहीं लगता है कि नाम बदलने से इस बिल से कोई। ठीक है, बैठ। दूसरा सर सबसे मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस चीज़ का दिखता है सर, सीजनल पॉलिसीज पे बात की गई है। जैसे हमारा इंडिया जो है वो एग्रो इकोनॉमिक बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं सर जो उनको 60 दिन के बीच में छुट्टी प्रोवाइड की गई है वो इसके साथ अलग है। मुझे लगता है ये पॉजिटिव है। ठीक है सर, जरूर इसमें कुछ कंसर्न है। स्टार्टिंग में सर महात्मा गांधी जरूर एक सेक्युलर वर्ड है सर, और राम जी थोड़ा सा सर वो उससे डिविएट करता है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब नरेगा बना तो सिर्फ इसलिए नरेगा ही था, महात्मा गांधी को लेटर ऑन
2009 में जोड़ा गया था। तो गुड। हमें उसके जो मेन प्रावधान है हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए। सरकारें सर जो भी है अपना कर रही है, बट हमें हमेशा उसके इंटेंशन पे फोकस करना चाहिए सर। ठीक है। सर 100 से 125 डेज किया है तो ये इंक्रीमेंट नहीं है सर। ठीक है, क्वेश्चन सुने थे आप? ये जो नया बिल आया है वीबी राम जी जो कानून पास हुआ है, इसमें से गांधी जी का जो नाम हटा है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सर कल पेपर में आर्गुमेंट पढ़े थे कि गांधी जी राम जी को मानते हैं, इनका लास्ट पढ़े हैं अच्छा, ठीक है, बैठ। सर इसका मेन फोकस ऑब्जेक्टिव है जो कि इसको एनहांस ही किया गया, खराब तो नहीं किया गया। तो नाम मैटर नहीं करता, नाम चेंज करके वैसा भी कुछ नहीं रखा गया कि इंडिया से अलग हो। सिर्फ भारत जो कि 2047 का हमारा गोल है वो रखा गया। तो एक साइड से हम लोग को एम्फसाइज करना चाहिए फिर से भारत की तरफ, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। सर गांधी जी का जो सपना था सर्वोदय का, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, एंड जो उनका ग्राम राज्य एंड राम राज्य का जो सपना था वो अभी भी इसमें है। इनफैक्ट इसको इम्प्रूव भी किया गया, 100 डेज से 125 डेज का किया गया। और जो सेंटर का जो इसमें कंट्रीब्यूशन था उसको थोड़ा कम कर दिया गया है ताकि सेंटर का जो बर्डन है वो कम हो। और इसमें जो करप्शन है उसको भी कम करने के लिए बात की गई है। ठीक है। सर मुझे लगता है जैसे महात्मा गांधी को बापू भी कहा गया है, फादर ऑफ इंडिया है। तो महात्मा गांधी को एक एंगल से देखा जाना चाहिए कि वो हमारे लिए मतलब सर्वोदय का एक कॉन्सेप्ट भी लेकर के आए थे। तो सर तो मुझे नहीं लगता है कि ये नाम बदलने का वैसा कुछ इंटेंशन होना चाहिए था आगे। जैसे राम अगर इसमें लगा दिया गया तो वो एक और सेक्युलर कंट्री के लिए ये थोड़ा सा अगेंस्ट में जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि नाम बदलना चाहिए। इसके बावजूद जो इंटेंशन जो है, जो ऑब्जेक्टिव इसमें लाया गया है वो थोड़ा सा इनहेंसिंग नेचर का है। मुझे ये लगता है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन नाम बदलना मुझे कुछ सही नहीं लगता। नेहा, सर अभी जो नया बीवी जी राम जी बना है उसमें ये है कि आइडिया जो था फोर बेसिक नाम महात्मा गांधी जी का वो इसमें और इनहांस किया रखा गया है। जैसे 100 डेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट की जगह पे 125 डेज का किया गया। मोर ओवर पहले था कि 30 दिन के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें है कि वीकली दिया जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो नाम पे ज़्यादा फोकस ना करके अगर हम उनके कोर वैल्यूज पे देखें तो वो और इनहांस करने लायक है। और महात्मा गांधी जी का नाम कोई बिल या फिर किसी उसका मोहताज है नहीं, तो उनको सब जानते हैं। बस इसमें ये है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव को और बेटर वे में ला के ठीक है। सर जब पहले नरेगा एक्ट आया था वो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, बट जब 2005 में आया, बट जब उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद 2006 में उनका नाम बदल दिया गया, एमजी नरेगा कर दिया। आज अभी बिल आया है, ऑब्जेक्टिव वैसा ही है, बस इसको इनहांस किया गया है और ये अब बेटर वे में इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, 125 डेज है, अब उनको ज़्यादा टाइम पे उनको पेमेंट मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्ट जो पहले था उसमें कोई खराबी है, ये बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया और जो कोर आइडिया था महात्मा गांधी का वो इसमें ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है। नाम चेंज करना कोई मायने नहीं रखता सर, इसका इंटेंट मायने रखता है। जहाँ तक कि इस जी राम जी बिल की बात है सर, तो उसमें गांधी जी का इंटेंट दिखता है। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था ग्रामीण विकास होना, सस्टेनेबल ग्राम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना, वो इस स्कीम में है सर। ठीक है। और एज अ सिविल सर्वेंट सर हमें ये देखना चाहिए कि केंद्र की जो भी स्कीम है वो हमें प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जिसके साथ सबका विकास के साथ हम काम कर सकते। ठीक है। सर बीबी जी राम जी बिल को हमें एक रिप्लेसमेंट की तरह ही रिफॉर्म की तरह देखना चाहिए सबसे पहले, और इसे हमें पॉलिटिकल एंगल देख के ना देख के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग में जो भी स्ट्रक्चरल गैप्स थे सारे गैप्स को फिल करते हैं। ठीक है। सर जब नरेगा आया था तब इसका नाम वैसे भी महात्मा गांधी के नाम पे नहीं था। 2005 में जब नरेगा आया था और 2009 में इसका नाम चेंज किया गया है नरेगा करके, तो पहले से भी तो महात्मा गांधी का नाम नहीं था। और जो इंटेंट इसमें दिया गया है कि मतलब रूरल फोकस करना चाहिए, रूरल स्ट्रक्चर को, पहले ये था कि गड्ढा खुदवाना और फिर भरवा देना,
और अभी 4 एरिया पे फोकस करने के लिए बोला गया है कि इस एरिया पे फोकस किया जाएगा, मतलब एक स्ट्रक्चरल वे दिया गया है कि कैसे कैसे काम को स्टार्ट करेगा और कैसे मतलब डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका नाम चेंज करने से इतना बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है बैठिए। देखिए कुछ चीज इस क्लास से हम लोग के पास पॉइंट निकला, आप बाद में आए थे, आप बताइए, आप पीछे भी ना, बताइए आप। सर मेरा मानना है कि इस कानून के जो प्रावधान है उसको तो बढ़ाया गया है और एक अच्छी चीज है, लेकिन एक तरीके से मेरे को सर ये संदेह हो सकता है कि आज उसमें नाम आ गया, लेकिन बहुत देश में फोकस न करके उस कानून के प्रावधान को दे करके और उसके इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ की इसमें पंचायती राज व्यवस्था को अनुसार दोबारा करने की बात की गई, तो इसको लेकर के बिल्कुल अच्छा बात सकता है और नाम पे फोकस करने के नहीं देता है कि एक पंचायती राज्य है तो उसमें बहुत ज़्यादा नाम ठीक है सर इस नाम को एक नया रूप देने का कोशिश किया गया है, इसमें काफी कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव भी हुआ है जो इम्पोर्टेंट बदलाव, जैसे कि पहले जो केंद्र राज्य का हिस्सा होता था उसमें काफी कुछ परिवर्तन किया गया, आपस में वर्किंग डेज में परिवर्तन किया गया है, तो इसमें बहुत बड़ा चेंजेस भी हो गए। जो पहले जैसे एग्जांपल में देखा जाए, इससे पहले जो इसी योजना का मनरेगा का जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन था अराउंड 500 समथिंग करोड़ था, अभी वो अगर 50% का हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा रहेगा। एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये राज्य में जिम्मेदारी भी आ रही है, तो सिर्फ नाम बदलना वो चेंज नहीं है, नया रूप देने की कोशिश किया गया, इस चीज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है जो रूप से लागू। ठीक है सर वैसे क्या नाम बदलने पे हमें उद्देश्य पे फोकस करना चाहिए और नाम की जो इसका उद्देश्य है रोजगार आजीविका मिशन, तो ये अपने उद्देश्य को मतलब नाम दर्शाता है उद्देश्य को, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम लोग को नाम से ज्यादा उसके मेन कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि दिनों का बढ़ना या फिर राज्यों की भी जिम्मे फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी जिससे उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। ठीक है और सीजनल भाव से काफी अच्छा करना जिससे हम लोग एग्रीकल्चर में भी लेबर की सप्लाई कभी नहीं कम होगी। ठीक है देखिए कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान देना है, अब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी आप लोगों के निकले, जो पहले चीज़ें हैं जो नहीं बोलनी है वहाँ पे उसको समझ लीजिए। पहला चीज़, आप आउटराइटली एमजी नरेगा को डिसक्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अगर कोई भी पॉइंट आप लोग सोचेंगे कि इसको बोलना है कि हाँ उसमें, जैसे अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि गड्ढा खुदवाते थे गड्ढा भरते थे, अगर इस तरह का कानून रहता ये पॉलिसी तो इतना समय खींचता ही नहीं सरकार, कब का हटा दिया होता, चेंज कर दिया होता। तो आप एक और दूसरा चीज ये भी है कि आप फिर क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिख जाएगा कि करेंट गवर्नमेंट जो 2014 से है उसने भी हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन किस स्कीम को दिया है, इसी को दिया है। तो ये हम लोग कभी नहीं दिखा सकते अपने आंसर में कि इट वाज अ फेलियर, ठीक है। चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस वर्ड सोफिस्टिकेटेड भी है जो आप यूज करेंगे कि जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको फुलफिल किया जा रहा है इस कानून के द्वारा। शॉर्ट कमिंग्स वर्ड यूज करना है, आप कह सकते हैं जो कमी थी थोड़ी बहुत वो पूरी कर रहे हैं हम लोग। एक ये चीज आप लोग जरूर यूज करेंगे, आप क्या नहीं बताएंगे कि एक फेल्ड स्कीम नहीं बोलेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, क्वेश्चन सामने से आए तो एड्रेस करना है, नहीं तो राम वर्ड यूज ही नहीं करना है अलग से, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि राम राज्य का सपना गांधी जी का, बिल्कुल नहीं सब बोलना, समझ रहे बात को। आपको इस पे फोकस ही नहीं करना, ये नाम पूरा है वीबी जी राम जी, ये राम आपको हमेशा इस तरह से मान के जाना है कि ये कोइंसिडेंटली वहां पे है, बस समझ रहे बात को कि दिस गवर्नमेंट हैज अ क्या कहते हैं टेंडेंसी टू गिव नेम ऑन हिंदी वर्ड्स, तो उसके कारण ये कोइंसिडेंस है। आप इसको क्यों ऐसा पॉइंट आउट करिएगा, वहां पे गलत इंप्रेशन जाएगा राम वर्ड यूज करना, तो ये नहीं यूज करेंगे, दो चीज, ठीक है। और तीसरा, जब हम लोग जाते हैं ना कि जो चीज आपको मतलब यूज नहीं करने का सोचना है, वो ये आपको समझना है यहाँ पर कि जब कभी भी कोई ये चेंज होता है, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं ना स्कीम चेंज होता है, तो आपको ये इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि आप ये दिखाओ कि कोई स्कीम 20 साल पुराना है, ठीक है, 20 साल पुराना है और इसमें हम लोग कुछ चेंज ला रहे हैं। चेंजेस पहले भी तो हुए हैं, एमजी नरेगा में पहले भी चेंजेस हुए हैं, क्या कोई बता सकता है कोई एक चेंज जो पहले हुआ हो, एक अदर देन कि ये नाम जुड़ा है महात्मा गांधी का, इसके अलावा कोई चेंज बताइए जो इस कानून में हुआ हो, किसी को नहीं मालूम है, बट चेंजेस हुए हैं। रीजन बीइंग
कि अगर आप उस चीज के अंदर बदलाव करते हैं किसी भी स्कीम में, किसी भी पॉलिसी में, विदाउट इंडोर्सिंग इट, without advertising it, it will not have a greater impact. So launching something under a new umbrella name, new brand will always catch the eyes of the audience. समझ गए? तो एक ये पॉइंट जरूर मेंशन कीजिए आप लोग कि पिछले 20 साल में नरेगा स्कीम के अंदर चेंजेस तो आए ही हैं, लेकिन क्या हम लोग उन चेंजेस के बारे में अवेयर हैं? नहीं है, क्योंकि उसको एक नॉर्मल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया जाता है या सरकार के एक रूल के द्वारा लाया जाता है। तो एक कॉमन लोगों तक, कॉमन मासेस तक इसका इम्पैक्ट नहीं उतना दिख पाएगा। लेकिन जब ये बिल आया, आज हर आदमी की जुबान पे नाम एक नया इसके अंदर लॉन्च हुआ, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इट विथ योर स्वच्छ भारत अभियान 2014। क्या उसके पहले हमारे सफाई के लिए स्कीम नहीं था? निर्मल भारत था ना, लेकिन कितना लोग जानता था? लेकिन उसको इंडोर्स करना, स्वच्छ भारत अभियान एक हमारे लाइफ का एक पार्ट बना लिए हम लोग भी। और आप खुद भी अपने यहाँ पे देखे होंगे कि आपका जो अपना नॉर्मल बिहेवियर था वो भी चेंज हुआ है क्लीनलीनेस को लेकर, है कि नहीं? कोई भी ऐसा बोले कि नहीं हुआ हो, सबका हुआ है। तो एक ये पॉइंट जरूर यूज करिएगा। और जहां तक बात रही गांधी जी की, तो आपको उसको दो तरह से दिखाना है। सबसे पहला चीज, या आप 3 पॉइंट मेंशन करो। पहला, लॉन्च भी हुआ था तो इस नाम से नहीं हुआ था, बट विजन किसका था? महात्मा गांधी। आर्टिकल 40 विजन किसका था? महात्मा गांधी। दूसरा चीज कि गांधी जी का नाम किसी बिल, किसी कानून, किसी पेपर, किसी होर्डिंग से बहुत बड़ा है, वो इन सब चीज से ऊपर उठ चुके हैं। सो वो डिसाइड नहीं करता है कि उनका महत्व एक बिल के ऊपर नाम से हो जाए। और उनके खुद के लाइफ से भी हम लोग ये सीख सकते हैं कि जो जो चीजें उन्होंने भी की उसमें कहीं भी अपना नाम कहाँ यूज किया है। वो एक क्लास का रिप्रेजेंटेशन का हमेशा बात की। He termed Harijans, that I am here for the cause of Harijans. चाहते तो वो भी बोलते, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनटचेबल्स, कुछ बोल सकते थे ना। वो क्या कर रहे थे? वो एक क्लास का रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करते। तो उसी तरह से ग्राम स्वराज या सर्वोदय, इसका उनका जो आइडियोलॉजी था वो इस पर्टिकुलर कानून में इनहेंस हुआ है, कहीं से भी डाइल्यूट नहीं हुआ। इनहेंस हुआ है ना, कहीं से भी डाइल्यूट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और वो चीज को आप कुछ पॉइंट से दिखाएंगे। गांधी जी का मतलब ये भी था कि आप रोजगार दे रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, मतलब सेल्फ रूल अगर गांव में बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो वो 60 दिन का जो रेस्ट पीरियड की आप बात बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है इसके लिए? एक तरफ ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे कॉम्पैशन का एलिमेंट भी इंक्लूड किया गया है इस स्कीम के साथ साथ। तो ये सारी की सारी आइडियोलॉजी किसके लिए है? आप कोई आर्टिकल इसमें कोट कर सकते हैं अदर देन 40? राइट टू वर्क। और कोई और आर्टिकल इसमें यूज हो सकता है? आर्टिकल 46 क्या है? पहला पार्ट है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का प्रमोट करना। सेकंड वाला पार्ट बताइए। वल्नरेबल सेक्शन जो भी हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाना, ये भी तो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल ही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 40, 41 सबको याद रहेगा, राइट टू वर्क मिल रहा है और ग्राम स्वराज। 46 का भी बात कीजिए, गांधी जी इसके लिए भी तो थे कि वीकर सेक्शन का क्या ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो 60 दिन वाला दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है कि आपको एक, या 42 भी यूज कीजिए, भले गांधीयन प्रिंसिपल नहीं था, 42 में भी क्या बात किया जा रहा है? डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क। तो इस पर्टिकुलर सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको इसका आंसर तैयार करना है। समझ में आ रहा है? जो आपको नोट्स दिया गया उसमें देखिए एक चीज लिखा होगा, और एक ये वाला जो नोट्स है इसमें ना 1 लाइन क्लोजर करके जो है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, गांधी जी इज लार्जर देन अ नेम ऑन अ बिल, हिज रेलेवेंस इज जज्ड बाय हाउ डीपली हिज आइडियल्स आर प्रैक्टिस्ड इन गवर्नेंस। आप लोगों को नहीं मिला हुआ है? अच्छा मंगवा देते। समझिए बात को। तो आपको ये चीज के ऊपर फोकस करना है कि गांधी जी का क्या है, जो ऑरा है वो किससे ऊपर है? किसी बिल के ऊपर, उनके नाम से, उससे नहीं उनको डिसाइड, या उनका जो क्रेडिबिलिटी है उससे डिसाइड नहीं होगा।
कोई दिक्कत किसी को भी इसमें पूछिए हमसे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका जवाब सब लोग के दिमाग में समझ में आया क्या देना होगा? कोई काउंटर क्वेश्चन किसी को? मनरेगा अच्छा नहीं, मनरेगा वेयर वाज फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशनल गैप, हम तो बोले चैलेंज तो बोलेंगे ही आप, यू कैन नॉट से इट वाज अ फेल्ड पॉलिसी। चैलेंजेस, जीएसटी रोल आउट हुआ मतलब जीएसटी खराब था क्या जो 28% हटा दिया गया? तो क्या होता है इसको लेकर? इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंज होता है, कुछ स्ट्रक्चरल गैप्स होते हैं, वो गैप को फिल करना और अल्टीमेटली विकसित भारत से कनेक्ट करना। मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ अब रोजगार देने का एक जिम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कानून नहीं है, ये उस रोजगार के द्वारा फिर उसी जगह का डेवलपमेंट को कनेक्ट करने की बात होगी। जैसे अनस्किल्ड लेबर पे ऊपर फोकस रहा पिछले कानून के अंदर मान लीजिए, तो अगर हम लोग यही जब लेबर दे ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इसमें प्रोडक्टिविटी का एंगल भी ऐड करें, हम लोग डेवलपमेंट का एंगल ऐड करें, तब तो इसको विकसित भारत का 2047 का सपना पूरा करेंगे हम लोग इसमें। तो एमजी नरेगा was a very good scheme और very आप कह सकते हैं उसको practical scheme for the upliftment of rural area या rural workers, but at the same time it suffered certain structural gaps, और वही गैप आप यहाँ मेंशन कर रहे हो, समझ रहे हैं? वही गैप आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सेंटर की तरफ से ज्यादा फंडिंग था, सेंटर की तरफ से बजट एलोकेशन के समय, जब बजट एलोकेशन हो रहा है, पैसा रिलीज करने में भी समय लग रहा है, तो बहुत जगहों पे पेमेंट में डिले होता था। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा किसका बढ़ा दिया गया वेटेज, स्टेट्स का, तो स्टेट्स के ऊपर भी अभी क्या है, बाउंडेशन है, उनको भी इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो चैलेंजेस था बट आएगा, वो आपको बताना है। हाँ, वित्तीय दबाव बढ़ेगी तो बहुत सारे स्कीम है, और ये क्या गलत स्कीम है? आप बोलिए राज्य सरकार का ऐसा मतलब जो भी स्कीम हमारे खासकर बिहार सरकार में है, अधिकतर सारे ऐसे स्कीम है जो वेलफेयर स्कीम्स हैं हमारा देश। और आप राज्य का डिफेंड कीजिए, हमारा तो वैसे भी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट है ही नहीं। जो मिलता है वो 50 to 60% ही मिलता है 100 डेज में, तो उसे दिन बनाने से क्या फायदा होगा? इसको भी मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा, 100 डेज वर्क भी नहीं दे पा रहा। तो यही तो, जैसे 125 दिन का काम देना है और इसको फिर कुछ एरियाज पे फोकस करना है। जैसे कि हम क्या बोले, अभी तक हमारे पास कोई डिफाइंड ये नहीं था कि हाँ ये किसके ऊपर काम करना है, अभी हम लोग एरियाज फोकस किए। रुकिए उसका एक और इमेज होगा, हम दिखा देते हैं, बोलिए ना। हाँ देखिए, इंटीग्रेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, मतलब जैसे कि सिंपल समझिए, अगर हमको पंचायत भवन बनाना है वहां, तो अब ये लेबर्स को वहां पे लगाएंगे हम लोग, तो इससे दोनों चीजें हो रही है। आखिर वो जो डेवलपमेंट गांव के अंदर होता है तो कोई ना कोई तो वर्कर ही करता है, लेकिन ये पहले किसके अंदर नहीं मिलता था, एमजी नरेगा के अंदर ये काम नहीं दिया जाता था। अब क्या किया जाएगा, ये सारे जो डेवलपमेंट पॉलिसी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा उसमें भी इन वर्कर्स को लगाया जाएगा। एग्रीकल्चर तो एक कोर एरिया है ही, बट बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के अंदर भी जो डेवलपमेंट्स होंगे उसमें भी इनको इन्वॉल्व कराया जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी। समझ रहे बात को ना, इसीलिए इन स्ट्रक्चरल गैप्स को ये फिल कर रहा है। और कोई ठीक है, हाँ मतलब देखिए चैलेंजेस हैं, वो क्वेश्चन उस पे आएगा ही नहीं, हम आपको बता रहे हैं। अगर आया तो आपके लिए सबसे आसान आंसर होगा ना। अगर क्वेश्चन इस पे आए कि क्यों बदला गया, तो ये ज्यादा आसान है कि हाँ ये कुछ इश्यूज हम बता देंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम से इस कारण से हम लोग चेंज कर दिए। बट जो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होगा हम वो पूछें आपसे कि गांधी जी का नाम हटाने पे जो क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां डिलेमा में जा सकते। दिस इज अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल यही जवाब आपको देना है। जब आप इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बोलेंगे कि एवरी डिसीजन शुड नॉट बी सीन फ्रॉम पॉलिटिकल लेंस, इट शुड बी सीन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस। और कोई भी कानून, चाहे नाम बदला जाए नहीं बदला जाए, कोई भी पॉलिसी, उसका रियल जो आप कह सकते हैं कंक्लूजन, वो उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिसाइड होना चाहिए, ना कि उसके लॉन्च के ऊपर। तो ये चीज आप बताइएगा कि हमको कोई भी डिसीजन को हम लोग और पॉलिटिकल लेंस से देखना चाहें तो बहुत आसान है कि हम इसके ऊपर कंक्लूजन तुरंत बना सकते हैं, लेकिन हम लोग किस चीज पे देखें, इसके इम्प्लीमेंटेशनल एस्पेक्ट को हम लोग देखें कि अगर ये गांधी जी के विजन को बढ़ा रहा है और 125 दिन का रोजगार, और अगर ये मिल रहा है, तो गांधी जी का आइडियोलॉजी तो और स्ट्रेंथन हो रहा है।
सिंपल। सर इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स में भी अगर ये क्वेश्चन काउंटर किया जाता है कि आपको ये नहीं लगता है कि जो कि फंडिंग सेंटर से आ रही थी स्टेट आसानी से वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाते थे, फंडिंग ऊपर से आना था क्योंकि फंडिंग ऑफ स्टेट को करनी है, तो स्टेट जो है थोड़ा सा ये करेंगे उसको इम्प्लीमेंट। स्टेट देखिए, पहला चीज तो सेंट्रली जो भी ऐसे स्कीम होते हैं स्टेट रिफ्यूज नहीं कर सकते, उनका कोई इसमें है ही नहीं दायरा, पहला चीज उनको लागू करना ही है। दूसरा चीज, जब बात हुई कि जब सेंटर ये 60-40 का रेशियो आया है, तो अल्टीमेटली फाइनेंस कमीशन में इस चीज को क्या किया जाएगा, कंसिडरेशन में लिया जाएगा। तो अगला फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन आएगा उसमें क्या रहेगा, स्टेट्स का डिवॉल्यूशन थोड़ा बढ़ेगा। सिंपल सा चीज, हर चीज को आप किस तरह से प्रेस कर सकते हैं, आप उसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से बताइए कि जब भी ऐसा कुछ हुआ भी है, 32 से 42% हुआ था कि नहीं फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, सिंपल सा चीज है, स्टेट्स का एलोकेशन बढ़ेगा, सिंपल। इसमें एक प्रोविजन था कि किसी को वर्क नहीं मिलता है तो सारा इस प्रोविजन मतलब इस बिल में ये सारा जो है अलाउंस जो है पे करना पड़ेगा स्टेट को। तो कहीं इसका ये नहीं हो सकता है कि सेंटर का जहाँ सरकार नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, तो सरकार देना किसको है, पैसा देना किसको, मतलब काम देना किसको है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर तो इसमें सेंटर के पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। जिसको काम देना है आप काम दीजिए, आपको उससे मतलब होना चाहिए ना। अब सेंटर किसी भी नॉन स्टेट में पार्टी, उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए अगर तमिलनाडु का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे तो सेंटर वाली पार्टी नहीं है, तमिलनाडु सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी था इनको 125 दिन का काम दो, अब वो नहीं देंगे, इसमें सेंटर की क्या गलती है, समझ रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड हमारा जो क्या अर्लियर चेंजेस, जैसे इसमें देखिए क्या हुआ था कि जैसे इसमें होता था कि अगर पहले पैसा जो कॉम्पनसेशन वाला क्लॉज नहीं था शुरुआत में, कि मान लीजिए किसी को कोई कानून में 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, तो उस केस में वर्कर को कोई कॉम्पनसेशन का प्रोविजन नहीं था। ये चेंज हुआ था इस सरकार के आने के बाद कि वहाँ पे कॉम्पनसेशन आपको देना है, काम दीजिए या मुआवजा दीजिए, मतलब उनका ये पेमेंट जो है वो किसी भी तरह इंश्योर किया जाए, उसके लिए था। दूसरा, पहले सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड वर्क में इन्वॉल्व कराने का प्रोविजन था। धीरे धीरे इसको मल्टीपल स्कोप दिया गया राज्यों को, और ये ज्यादा पुराना नहीं, हमको लगता है 4 साल कोविड के जस्ट पहले का चेंज हुआ था कि अगर सर स्टेट गवर्नमेंट के पास वो अनस्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं थी तो वो किसी दूसरे काम में भी उनको इन्वॉल्व करा सकते थे, ये एक फ्रीडम मिला था। तो ये 2-3 चेंज हुए थे। चलिए, लिकर प्रोहिबिशन 10 साल हो गया है, कितना साल हो गया, 10 साल। तो पहले तो इसके बारे में क्या है, ये लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताइए। नाम क्या है, कानून का नाम बताइए पहले। लिकर प्रोहिबिशन एक्ट, और भी कुछ नाम है, यहाँ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज पॉलिसी, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। पहला 10 साल हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको ये न्यूज में क्या होता है कि इस पे क्वेश्चन पूछेगा सारा सब्जेक्टिव, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, मतलब फायदा नुकसान। और अभी 10 साल के बाद आपका क्या ओपिनियन है कि वो ऐसे ही पूछेंगे, पूछते भी हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कि बंद कहाँ हुआ है शराब, तो अब आपका क्या ओपिनियन हो सकता है इसके ऊपर। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हम बनाए, क्वेश्चन पूछा हुआ, बंद कहाँ हुआ है शराब, तो अभी 10 साल हुआ है, क्वेश्चन तो आ सकता है इस कानून पे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बंद तो हुआ ही नहीं है बताइए। सर मानते हैं कि इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा बहुत लूप होल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को हटा दिया जाए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जैसे कि हत्या करेगा बलात्कार के कानून है, बट फिर भी हत्याएं होती है, तो इसका ये तर्क नहीं है कि हम हत्या पे कानून ही हटा दें। तो ठीक है, ये सर ये कानून अच्छा है। अच्छा पहले इस पे सब जवाब दीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे काउंटर। बाकी कोई भी सर कानून बना है तो जैसे रोज बिकता था रोड पे वैसे तो नहीं होता है, तो छुपा के ही इंसान बिकता है, उसमें अगर पकड़े जाते हैं तो उसको लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो पहले होली दिवाली में लोग ऐसे रोड पे नहीं थे। ठीक है, ठीक है। और कोई एक सेकंड, हाँ ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हुआ है, बंद हुआ है
लेकिन जो है इलीगल ट्रेडिंग कहीं कहीं चलता है, जो न्यूज में देखने को मिलता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। तो और अभी उसमें करने का जरूरत है, लेकिन ये कानून सही है और बंद हुआ भी है, बहुत हद तक दिखा है, और इससे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी बहुत कम हुआ है। ठीक है, सर कि कौन कह रहा है कि शराब बंद नहीं है? कौन नहीं कह रहा, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछा है, नहीं कह रहे, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछा है और वो कोई रिपोर्ट दे रहा है कि हाँ परसों का है, कहाँ कौन सा जगह, गर्दनी बाग की कहाँ पे मिला है। एक स्कूटी को, परसों का न्यूज़ है, स्कूटी को, सस्पेक्टेड स्कूटी को पकड़ा गया और वहां से मिला आपको 90 लीटर शराब। हाँ यही इधर बोल रहे सर, तो वही पूछ रहा है कि ये आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तो हो सकता है सर, जो देसी शराब बना के बेच रहे हैं। और कोई नहीं, हम ओपिनियन पूछ रहे हैं अभी बस, उस क्वेश्चन पे ओपिनियन दीजिए अपना। हाँ बताइए, नहीं है ओपिनियन। सर शराब का भारी मात्रा में पकड़े जाने इस बात का प्रूफ है कि शराब बंदी लागू है, और शराब बंदी के लिए जो भी गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है, पुलिस टीम बहुत एक्टिवली वर्क कर रही है। इसी वजह से रोड्स पे ट्रक्स, इतनी भारी मात्रा में ट्रक्स शराब के साथ, स्कूटी शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं। अगर ये बंद नहीं होता तो लोग आसानी से कंज्यूम कर रहे होते, जिसकी नहीं है। ठीक है, और कोई? नहीं बंद है नहीं है, ये हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि कहाँ बंद है, मिल तो रहा है, तो क्या आपका जवाब होना चाहिए? जगह जगह शराब पकड़ाने का जो सूचना मिलती है सर, पूर्ण रूप से तो बंद नहीं होगा, अभी भी लूपहोल है, लेकिन जो सरकार इसको तत्पर है बंद करने के लिए, और न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सूचना केंद्र को मजबूत करके जो है इस पे जो है लगातार प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है, अलग अलग जगह पे माफियाओं को पकड़ना या फिर जो जहाँ पे लड़ाई करना वो सब कर रही है सरकार अपनी जगह पे। तो चोरी छुपे कहीं भी चल ही रहा है, जैसे और उसके अलावा और भी बहुत सारे मादक पदार्थ हैं जो अभी लीगल होने के बाद भी चोरी छुपे चल रहे हैं इलीगल रूप से, तो उस रूप से शराब चल ही रही सर, लेकिन वो सरकार। एक क्वेश्चन हम अपना टोन चेंज किया, आपका पूरा जवाब चेंज हो गया। हम बस टोन चेंज किए अपना, आपका जवाब पूरा चेंज हो गया। ये वहाँ नहीं दिखाना है, वो तो उनका काम है क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज करना। आप अपना स्टैंड थोड़ी इतना आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। हम बोले ना, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि कहाँ मिल तो रहा है, तो इसका जवाब ये नहीं दे सकते नहीं मिल तो रहा है। सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, कम करने के लिए लगातार कर रही है, लेकिन आए तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से सूचना नहीं है, जानकारी प्राप्त होती है। ये नहीं हो सकता जवाब, आप बताइए। सर ये एक्ट का मतलब स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशनल फेलियर तो है, तो पुलिस का भी इसमें मतलब रोल मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन सिर्फ इसका क्लियर है मतलब विलेज लेवल पे भी अगर जो महिलाओं के बीच में देखा जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, लोग अगर जो मतलब शराब कंज्यूम करके भी आ रहे हैं घर पे, तो वो ये बात का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं कि वो मतलब उस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का केस उनके सामने ना आए। तो इससे पता चलता है कि मतलब ये बैन जो है बिहार में। अगर हम इसको चेंज कर दे थोड़ा सा क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या ये बेहतर नहीं है कि कोई चीज जो पूरी तरह से प्रोहिबिट नहीं हो पा रही है उसको रेगुलेट किया जाए, तो क्या जवाब होगा? सर हम रेगुलेशन तब कर सकते हैं जब हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो और अवेयर हो। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, अनअवेयरनेस भी ज़्यादा है, और अनएजुकेटेड पॉपुलेशन भी हमारी। इस केसेस में टोटल प्रोहिबिशन ही बेस्ट था बिहार के हित में था। और कोई? अन्य राज्यों में देखे जाते हैं, अन्य राज्यों में मतलब ये स्टार्ट है, फिर भी वहाँ पर कोई पब्लिकली कोई नहीं पीता, उसी को यहाँ पे रेगुलेशन बढ़ाए करेंगे और इसको अच्छे सटीक का स्थान पे नहीं, बल्कि उसको एक वाइज और अब कहाँ से कि मतलब किसको देने की तरीके से रेगुलेशन देते हैं, पर्यटन का विकास हो सकता है। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा,
ये क्वेश्चन पूछने के पीछे भी यही लॉजिक था कि आपका पोजीशन किस तरह से चेंज हो रहा है। एक गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इंडोर्स्ड स्कीम है और जिस प्रशासन में आप जाना चाह रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते कि उसको हटा देना चाहिए। समझिएगा, सबसे ज़्यादा सरकार किस चीज़ के ऊपर काम बात करती है? ये सरकार शराब बंदी, यानी ये गवर्नमेंट मानती है कि हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है, और लार्जली है भी, हम मानते हैं इस चीज़ को। चाहे वो पब्लिक डिसिप्लिन से आप कनेक्ट करके देखिए या बिहेवियरल चेंज से देख करके देखिए, तो ये एक है, उपलब्धि है इस सरकार का। लेकिन हम लोग ये नहीं जा सकते कि हाँ नहीं इसको रेगुलेट कर दिया जाए, इस स्कीम को इसमें हटा दिया जाए, नहीं, क्योंकि आपको फिर वही चीज़ आएगा। दो अलग अलग पर्पसेस अचीव करने हैं मान लीजिए। तो अगर हम इस साइड रखते हैं क्राइम और इस साइड रखते हैं टूरिज्म, तो किसको आप फेवर करोगे? ऑब्वियस सी बात है, क्राइम कंट्रोल। डोमेस्टिक वायलेंस, टूरिज्म, समझ गए ना? तो आप ये समझिए ना कि ये सारी चीजें, और ये तो हमारे पास डेटा है, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है। तो जब न्यूज में आप ये देख रहे हैं कि हाँ शराब पकड़ी गई है, पकड़ी गई मतलब लॉ हैज बीन इन्फोर्स्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नकली शराब जब्त या पकड़ा गया शराब? इट मीन्स enforcement of law. And at the same time the news also shows that there has been fall of 37% in domestic violence cases. Crime rate has reduced. मतलब क्या हुआ इसका? Enforcement हो रहा है। कौन सा ऐसा कानून होगा किसी भी जगह पे जिसमें आपको 100% एलिमिनेशन हो जाए उस वायलेशन का? पॉसिबल है क्या? आप कौन से सोसाइटी में रहेंगे? संभव है किसी भी सोसाइटी में लॉ का वायलेशन ही ना हो? सो इन्फोर्समेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तभी तो नकली शराब पकड़ी जा रही है। यस, देयर आर सर्टेन implementational challenges which the government is already taking care of. For example, चेंजेस आया है कि नहीं इस कानून में 2 बार? जैसे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। अब क्या हो रहा था कि इस कानून के कारण कुछ गलत भी लोग फंस रहे थे, और उस कारण से चूंकि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन थे तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए। दूसरा, सर्वेलेंस हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी चैलेंजेस हैं हम लोग ऑलरेडी इसमें 2 बार बदलाव किए हैं इस कानून में। बेल प्रोविजन को थोड़ा सा फ्री किया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स वाला काम पे हमने काम किया है। और दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कानून का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर, इफ द कंज्यूमर इज रेडी टू ब्लो द विशल, उसको छोड़ देंगे और किसको पकड़ेंगे? सप्लायर। तो सप्लायर का जो लाइबिलिटी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस केस में। उनके लिए बेल का नहीं ऑप्शन, लेकिन फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स के लिए बेल का ऑप्शन है। किस लिए किया जा रहा है? कि जड़ से खत्म किया जाए ना। सप्लाई ही नहीं होगा तो कोई पिएगा कैसे? समझ रहे ना? तो देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टोन ऑफ इंटरव्यूअर शुड नेवर चेंज योर स्टैंड। वो इसी को, यही तो प्ले है, यही तो गेम है पूरा। बहुत सिंपल है ना। और वर्ड्स का भी जो चॉइस वो करते हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत फेमस है, आपको नेट वेट पे भी आप कहीं सर्च करोगे मिल जाएगा, यूपीएससी के इंटरव्यू का। जम्मू कश्मीर के एक बच्चा से पूछने का तरीका उसके आंसर को चेंज करवा दिया। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी जम्मू कश्मीर का बच्चा आएगा, इंटरव्यूअर हम उससे पूछे कि आपका क्या ओपिनियन है आर्म फोर्सेस के द्वारा जो भी यहाँ के लोकलाइट्स जो हैं उनको अरेस्ट कर करके आप पकड़ा जाता है, जो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? तो ये जवाब बड़ा आसान है, हम तैयार करके गए हुए हैं मस्त। यहाँ हमको बोलना है कि नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि, इसके आगे कुछ नहीं है, तो बोल दिएगा तुरंत कि हाँ इंटरनल सिक्योरिटी या फिर हमारा देश का सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज किसी और चीज के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अब पूछने का तरीका मेरा चेंज हो गया कि डोंट यू थिंक द इंडियन आर्म फोर्सेस is doing gross human rights violation in J&K in the last few years? लगभग सेम ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका हम क्या बोल रहे हैं? डोंट यू थिंक मीन्स आई एम थिंकिंग द सेम, आई एम जस्ट वांट टू
ऑब्टेन योर ओपिनियन। अब जब अगर हम लोग इस टोन में चेंज होंगे तो हम बदल देंगे फिर जवाब, जो उस लड़के ने भी बदल दिया, और फिर वो एक अफर्मेटिव टोन में आ गया कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो हम भी सहमत है इससे, कभी नहीं लिया जाएगा उसको। तो इंटरव्यूअर के टोन के अकॉर्डिंग अपना जवाब नहीं चेंज करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है ना? और खासकर उन सारे क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस करंट गवर्नमेंट का या जिस पार्टी की सरकार आपके राज्य में है या जिस अलायंस की सरकार देश में है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक हो, उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ में आया बात? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे सब लोग? ऑफ कोर्स देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ लिकर इन आवर स्टेट एंड द एविडेंस ऑफ न्यूज़पेपर क्लियरली shows the enforcement. With respect to certain implementational or structural gaps, government is already had revisited this policy twice. और दूसरा जुडिशियल चेक भी तो पास कर गए सुप्रीम कोर्ट में, तो बात खत्म। कुछ कोई क्वेश्चन है आप लोग को बताइए इस पे? 47 तो ऑब्वियस सी बात है, दैट विल कम इन योर आंसर ना, कि 47 तो ये स्टेट को पावर ही है 47 से। आज बिहार ये अचीव किया है, देश के हर राज्य को ये अदर कंट्री को रिकॉग्नाइज के लिए अचीव करना ही है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को अचीव करना है। आप ये बोलिएगा कि हमारा जो सोसाइटी है उसके हिसाब से रेगुलेशन जो होगा वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। कंप्लीट प्रोहिबिशन विल ऑलवेज बी द लीड या बेस्ट। ये आपको मेंशन समझना है। समझ रहे बात को ना, कि आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि पूरी तरह से क्या हो जाए। सर ये प्रोहिबिट है फिर भी एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का इतना बड़ा मेरिट्स डिमेरिट्स आर देयर। डिमेरिट्स तो बोले ना, वो भी बताया ना, टूरिज्म का लॉस। बट अगेन सेम चीज हम आपको बोल रहे हैं, वही बात। आप दोनों तरफ एक वेइंग स्केल पे रख लीजिए दोनों तरफ के इश्यूज को और डिसीजन लीजिए। फिर रेवेन्यू की डोमेस्टिक वायलेंस आप खुद डिसीजन ले सकते हैं बेहतर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये सब लाइन आप यूज करेंगे आराम से। प्ली ऑफ वुमेन कि इकोनॉमिकली तो ये क्या है, इस पर डिबेट हो रहा है कि लॉस है, टूरिज्म से भी लॉस है, रेवेन्यू से भी लॉस। लेकिन हम लोग अगर लार्जर पिक्चर देखें, लार्जर पर्पस देखें, तो वुमेन का जो एम्पावरमेंट हम लोग रिजर्वेशन के द्वारा दे रहे हैं नौकरी में या फिर पैसा देकर 10,000, इससे सिर्फ नहीं हो पाता अगर लिकर प्रोहिबिशन ना हो। क्योंकि क्राइम को फेस कर रहे हैं, अगर ह्यूमिलिटी अगर फेस कर रहे हैं वहां पर। हाँ, तो इसमें जो बैन हुआ है उसकी वजह से जो स्पीरियस लीकर्स हो मिला मार्केट में, उससे लोगों को बहुत ज्यादा मौत हो रहा है, तो उससे जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे तो बर्डन हो रहा है ना गवर्नमेंट को। बिल्कुल इशू है। देखिए इसमें इश्यूज हैं इलीगल लीकर, और इसीलिए हमने कहा कि इसके अंदर चेंजेस हुए हैं और भी हो रहे हैं, कि जो सप्लायर वाला एंड है ना उसको बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा चीज देखिए ना, साल भर में एक इंसिडेंट अगर आ रहा है ऐसा इलीगल जो हमारा लीकर है जो हार्मफुल आप कह सकते हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है, साल में कितना आ रहा है? एक आ रहा है। अगेन ये केसेस और साथ में हर दिन के क्राइम रेट्स, क्राइम इंसिडेंसेस, ये आप कभी नहीं बोलोगे कि 100% ये परफेक्ट कानून है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी इंप्लीमेंटेशन इसका परफेक्ट है। वो तो आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में कि देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स और चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस आप बता भी सकते हो कि कुछ डेथ्स हुए हैं, जैसे छपरा में हुआ था हार्मफुल लिकर के कारण, ठीक है ना, तो वो आप कोट करेंगे। बट दिस शुड बी क्या रेक्टिफाइड थ्रू रिफॉर्म्स इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी इटसेल्फ। दिस इज नॉट अ ग्राउंड की पॉलिसी हटा दें हम लोग। अरे हाँ जहरीला शराब मिल रहा है तो नॉर्मल शराब दे दिया जाए, नहीं। मतलब उसमें जो अब घर पे कोई बनाने जा रहा है तो उसके पास वो सारी चीजें नहीं होंगी, जो रेशियो होता है जिस रेशियो में मिक्स करना होता है, तो उस चक्कर में वो क्या होता है, हार्मफुल हो जा रहा है। सर जो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन में वही कह रहा हूं कि आपने पूछा था कि बंद कहां हुआ, मिल ही तो रहा है इसका। जब स्टार्टिंग में
में जो वर्ड होगा सर उसमें ये बोलना उचित रहेगा कि सर आपकी बात उसमें पूरी तरह से सहमत हूं। नहीं, ये बोलना ही नहीं है। देखिए, या फिर आपकी बात को कुछ सच्चाइयां हो सकती है सर, लेकिन ऑन लार्जर डेफिनेटली देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस, आप वही उन्हीं के जवाब दोगी उन्हीं के क्वेश्चन में कि हाँ ये बात सही है कि न्यूज़पेपर में दिखता है कि ये शराब यहाँ से पकड़ा गया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इटसेल्फ। सर ये कंप्लीट प्रोविजन के मतलब अलावा उसका हाई टैक्स रेट करके उसका अफोर्डेबिलिटी घटा देते तो उससे क्या मतलब? तंबाकू से ज्यादा टैक्स किसी पे है? अभी जाइएगा सीरी पे थूका हुआ मिलेगा। तो वो नहीं होता है डिमेरिट गुड्स, या ये आप जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ना सिंग गुड्स, वो नहीं होता है, काम नहीं करता है वो। कुछ नहीं, सरकार का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ जाएगा उससे, क्या कंजम्पशन तो उससे भी कहीं ना कहीं तो मतलब इससे भी कंप्लीट प्रोविजन से रेगुलेट करने वाला जो एस्पेक्ट है तो देखिए रेगुलेट वाला एस्पेक्ट तब होता है जब हम लोग अभी इसके बारे में सोच रहे होते कि बिहार में शराब को लेकर क्या किया जाए। समझिए बात को, जो चीज इंप्लीमेंटेड है और आपका सबसे हाईली इंडोर्स्ड स्कीम है, इसमें अब ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग इसको बोले आप क्या करो, विड्रॉ करके क्या करो। ये आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड, बट यू कांट से इट इन इंटरव्यू। बहुत प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। जब रहता, अब जैसे मान लीजिए झारखंड के ऊपर रहेगा क्वेश्चन कि झारखंड को क्या करना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं सब। बिहार में 10 साल होने वाला है, एक बार हाईकोर्ट हटा दिया, दोबारा लाया गया, समझ रहे बात को ना, और फिर सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट पास कर गया। तो ऐसे स्कीम में हम लोग रेगुलेशन वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप बोल रहे हैं कानून हटाने को, अगर इसमें पूछा जाए कि रेगुलेट करना और ये नहीं तो आप बोलेगा नहीं, कहिएगा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेशन इज नॉट फिजिबल और रेगुलेशन इज नॉट डिजायरेबल, क्योंकि वो मुश्किल होगा। जब प्रोहिबिशन में इंप्लीमेंटेशन के कुछ कुछ चैलेंजेस हम लोग को दिख जा रहे हैं, तो रेगुलेशन में तो बहुत चैलेंजेस आएंगे, सिंपल सी बात। चलिए अरावली वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है न्यूज अरावली का, क्या हुआ है अरावली को लेकर, क्या हुआ है? एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, क्या है रिपोर्ट में? ठीक है, तो हल्ला क्यों हो रहा है इसको लेके? सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव किया है कि नहीं किया लास्ट मंथ? मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टेस्ट पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टेस्ट। अब आते हैं कि क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्या समस्या है इसमें? सर क्योंकि जो 8% जो है एसिड जो 100 मीटर से नेवर में बाकी सारे उससे नीचे। ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अगर ये रूल इन्फोर्स होता है तो? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, देखिए इस तरह के ना एक, हाँ आप लोगों को एक चीज समझना है कि जब भी आप अपना आंसर देना तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स यूज करें जो आपके बातों को और बेहतर तरह से प्रेजेंट कर रहा हो। जैसे टर्म या कोई नंबर 8% या 93% आप बोल सकते हैं, या फिर जैसे इन्होंने कहा नेशनल पार्क्स इतने हैं उस रेंज में। तो ये सारे टर्म्स आप लोग अपने आंसर में यूज कीजिए जब बोलते रहे। अगर हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या वाइल्ड लाइफ, हम बोलते हैं थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, तो इससे सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि कितने नेशनल पार्क्स अफेक्ट होंगे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अफेक्ट होंगे, हम वो नंबर कोट कर दे कि इस रेंज में इतने सारा ये आता है। और क्या हो सकता है? यूएनसीबीडी, ठीक है, यूएनसीसीडी, सॉरी सीसीडी है, यूएनसीसीडी है एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, उसका भी एक कहीं ना कहीं हम लोग सिग्नेटरी हैं। सर इसमें जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि जो डेफिनेशन है उसको लोगों ने गलत तरीके से लिया है, और जो 100 मीटर का जो हाइट है वो सी लेवल से नहीं उसको ये किया जाएगा। वो तो सी लेवल से नहीं है, वो तो रूल में था ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज कि कितने ऐसे हैं 100 मीटर वाले, और अभी उन्होंने बोला है कि सिर्फ 0.19% एरिया है वहाँ, अभी वहीं पे माइनिंग हो रही है, बाकी अभी तो हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नया लाइसेंस नहीं देना है जब तक नया नियम ड्राफ्ट ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रुके हुए हैं लोग। एक और डेफिनेशन दिया गया था पहले सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशन से पहले, फर्स्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बाद, उसके बाद उसको लेकर के सुप्रीम
कोर्ट का कहना है कि उनका जो डेफिनेशन है 100 मीटर से ज्यादा वो ज्यादा इंक्लूसिव है, ठीक है। तो फिर इतना विवाद फिर क्यों हो रहा है सर डेफिनेशन एक और इसमें सबसे बड़ा जो 100 मीटर का जो दिया गया है सर, वो जो आसपास के रीजन के अराउंड 100 मीटर लेगा, लेकिन जैसे कि सी लेवल एक होता है 100 लेवल, उससे ऊपर होता है सी लेवल से 100 मीटर, और यहाँ पे आसपास के लोकेशन क्या है, वहाँ पे पठारी क्षेत्र है, ऊपर खाबड़ा क्षेत्र है, ठीक है। उसमें कहीं कुछ हो सकता है सर, उसमें अप डाउन किया जा सकता है प्रशासन द्वारा या फिर मामला द्वारा। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे अभी, पहले हम बस इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन तो हम पूछेंगे। इशू समझ में आ रहा है मोर और लेस? दिल्ली पे क्या असर पड़ेगा इसका? मॉनसून पैटर्न अफेक्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो वो बेल्ट है वो क्या हो जाएगा? बहुत वल्नरेबल होगा। पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत, ओनली 2% माइनिंग को अलाउ किया गया, सिर्फ ना पूरा तो सिर्फ 2% कोई तो हॉट स्पॉट नहीं अलाउ किया गया, कहीं पे और ज्यादा माइनिंग अलाउ नहीं किया गया। जो गोविंद यादव का जो आया था, नहीं मेरा यही बोल रहे हैं हम अभी कि न्यू माइनिंग लाइसेंस जो है दैट हैज बीन ओनली स्टॉप्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टिल द गवर्नमेंट कम्स अप विथ अ न्यू ड्राफ्ट रूल, and if Supreme Court has approved this uniform 100 meter height thing, then the rule will allow new mining license। यही प्रॉब्लम है। अभी समझिए कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट दे दिया कि हाँ ठीक है ये, लेकिन आप क्या कीजिए, जब तक आप नया डिफाइन नहीं कर देते हैं रूल्स, तब तक आपको कोई माइनिंग लाइसेंस किसी को नहीं देना है। लेकिन रूल्स अगर आएगा और इसी डेफिनेशन के बेसिस पे आएगा तो लाइसेंस मिलेगा, और लाइसेंस जब मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, माइनिंग और क्वायरिंग जो भी होंगी एरियाज में वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये इरोड करेगा पूरा का पूरा चीजों को। तो अब इस पे आपसे क्वेश्चन यही बस पूछ सकता है कि आप इस अरावली वाले इशू को आप किस तरह से देखते हैं, आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, आपका अपना क्या ओपिनियन है इस अरावली इशू को लेकर, चेंजेस क्या सही है कि नहीं, वो सब कुछ अब वो आपको बताना है, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन करना सही नहीं है, राजनीति मेजर पार्ट ये करता है इनका, तो इतना ओल्ड बाउंड्री एरिया और से इसका जो हेरिटेज है वो भी जो है, ठीक है। और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है कि इसको हटा देने के बाद आगे क्या होगा, तो वैसे जगह में हटाना सही है। ठीक है। सर एक हाई लेवल एस्टिमेट का मीटिंग रखना चाहिए जिससे इस इशू पे और डेप्थ में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, फ्यूचर में क्या होगा प्रोस कौन सा पता कर सके, उसके बाद ही हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और कोई? ड्राफ्ट आने के बाद सर अच्छे से एनालिसिस किया जा सकता है बाद में, अभी तो नहीं किया जाता है। सर अभी जो लॉ पास हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए और अच्छे रेगुलेशन के साथ, और साथ ही साथ रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, और एक स्कीम है गवर्नमेंट का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में 2030 तक टारगेट रखा है, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना चाहिए, जो भी एक्सपर्ट्स हैं इन्वायरमेंटलिस्ट उनको इसमें इन्वॉल्व करके और अच्छे से। ठीक है, और कोई? सिविल सोसाइटी से ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इस पर सर, ये काफी डिलीब्रेशन के बाद आया है, टाइम पे कोर्ट में सर 1.5 साल तक चलेगा। सबसे प्राइम इसमें सर इशू ये आ रहा था कि अरावली 4 स्टेट में पड़ती है, चारों स्टेट में अरावली का जो हाइट वाला डेफिनेशन था चारों स्टेट में अलग अलग था, उसको इनफाइट करना बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए प्रॉपर कमेटी सेटअप की, इसमें एफएसआई और कई सारी कमेटियां शामिल हैं। तो ये कोई एक गवर्नमेंट कर नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ने शामिल होकर ये डिसीजन। ठीक है, ठीक। तो ये डेफिनेशन आने के पहले मतलब कुछ चैलेंजेस भी थे अरावली को लेकर, जैसे इलीगल माइनिंग हो रहे थे, सैंड माफियाज के बाद, ये सब इलीगल जो चैलेंजेस मतलब थे, तो उसको एक कॉम्बैट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन लाया, तो वो इंक्लूसिव है। मुझे लगता है सर कि इस पे और भी ज्यादा डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया, डेफिनेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और कोई? सर ऐसे मेरा पर्सनल डाउट है
तो गवर्नमेंट दूसरा वाला डेफिनेशन क्यों ले रही है? एफसीआई का जो एफएसआई का जो रिपोर्ट था वो तो ज़्यादा सही था ना। सही गलत ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, आपको अब देखना है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो रहे हैं। और किसी का कोई डिफरिंग ओपिनियन? सपोर्ट कर सकते हैं सर इसको, ये जैसे माइनिंग से रोजगार बढ़ेगा, क्रिटिकल माइनिंग उस तरह से नहीं प्रॉब्लम है ना। माइनिंग इज समथिंग जो कि बहुत जगह पे हो रहा है, वो दिक्कत नहीं है। वो टेरेन जो है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। देखिए इसका जवाब आप ये दीजिएगा, चूंकि ये दोनों तरफ से ऐसा रहता है ना कि सरकार डिसीजन लिया है और कोर्ट में जाएगा, अभी मामला जाने वाला है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल हुआ है, अब ये न्यूज़ बन रहा है, क्योंकि अब नियम लाना है इसके लिए। तो यहाँ पे आपको ये समझाना है कि देखिए अरावली को लेकर इश्यूज तो डेफिनेशन को लेकर रहा, अभी से नहीं काफ़ी समय से, और 4 राज्य हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, इलीगल माइनिंग्स दिख रहे हैं अरावली में होते हुए पहले से ही। तो अगर इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, ये नहीं कहना है, मतलब समझना है कि स्टैंडर्ड जो सेट हुआ ये एकदम इनफ्लेक्सिबल हो जाए, तो आपको एक टर्म यूज करना है कि दिस यूनिफॉर्म डेफिनेशन विच हैज बीन सेट बाय दिस कमिटी शुड नॉट बी कंसीडर्ड entirely rigid. It should be made flexible with respect to the area. मतलब समझिए एरिया का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऐसा एरिया आ रहा है जो बहुत ही क्लोजली नेशनल पार्क के पास है, जो हम लोग बोलते हैं ना उसको हॉटस्पॉट्स, जो एरियाज होते हैं वहां पे बफर जोन्स जो होते हैं, उसके डेफिनेशन, वहां पे डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करने की जरूरत होगी। और वहां क्या करना हो सकता है कि आप उस एरिया में जो बाकी जगहों के हिसाब से जो डेफिनेशन है माइनिंग के लिए और जो लाइसेंस देने का, वो क्या कीजिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट और रिजिडली अप्लाई कीजिए। मतलब 100 मीटर का डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, अनलेस क्या कर दिया जाए इसमें कि जहां पर भी ऐसा एरिया है जहां पर बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होने का संभावना ज्यादा है, जहां वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होने का ज्यादा संभावना है, उन जगहों पे क्या कर सकते हैं, एक रेगुलेटरी नॉर्म इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो एक बैलेंस बन जाएगा कि हम लोग का बायोडाइवर्सिटी लॉस भी ना हो और साथ ही साथ हम लोग जो ये सब इलीगल एक्टिविटीज थी वो भी खत्म करें और डेवलपमेंट भी हो सके। समझ में आया? तो आप एक ये टर्म यूज कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा असर हर जगह आपको दिखेगा क्या चीज को लेकर, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जितने होंगे वहां पर एकदम रिजिड फॉर्म में अप्लाई ना किया जाए, वहां पे क्या किया जाए, थोड़ा मोल्ड कर दिया जाए इस कानून को रूल्स रेगुलेशन के द्वारा, ताकि एक बैलेंस बन जाए। बस सिंपल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड डेफिनेशन है ये। अब हम लोग इसमें फिर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए इसमें कुछ। फिर दूसरी बात है कि सरकार का अपना ओपिनियन नहीं अकेला का, हाई लेवल कमिटीज बनी, उसने डिफाइन किया इस चीज को, समझाया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो आपको ये समझना है कि ये डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट कराते समय बस ये ध्यान रखना है कि इसको रिजिड फॉर्म में अप्लाई ना किया जाए, इसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए। कब? जब जहां पे भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कंसर्न है वहां पे। ठीक है, जैसे आपके पास जो नोट्स है उसमें देखिए सेकंड पेज पे सो वन लाइन क्लोजर, वहां पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, अरावलीज रिमाइंड अस दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज नॉट एंटी डेवलपमेंट, इट इज द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो प्रोटेक्शन इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पर जो ये है वाइल्ड लाइफ है, ये अगर इंटैक्ट रहता है, अच्छे से फ्लरिश करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये हमारे डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। पूरा का पूरा यूनिवर्सल बैलेंस है ये क्रिएट हो रहा है इससे। तो प्रोटेक्शन और किसके बीच में, डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस। ठीक है, हाँ वो सिंपल सा चीज है, इरिवर्सिबल है। तो उसका जो कोर वैल्यू है अरावलीज का, वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए इस डेफिनेशन से, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले पे आते हैं, बुलडोजर। तो यहां भी बुलडोजर बाबा आ गए, बिहार में भी। तो क्वेश्चन बन सकता है, कितना कितना जेसीबी देखे ट्रेन से आ रहा था बिहार के लिए, तो उस पर क्या ओपिनियन है आपका, बताइए।
So what is your opinion with respect to the bulldozer justice? डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है बिहार में, ठीक है, ये गलत नहीं होता है कहीं से भी, पहला चीज। दूसरा, अब बिल्डिंग गिराना है तो फूक के तो गिरेगा नहीं, तो कैसे गिरेगा? दूसरा कोई ऑप्शन है? तो ये भी गलत नहीं है। तो फिर क्यों ये कंट्रोवर्शियल बनता है, क्यों लोग इसको अलग नजर से देखते हैं? तो कैसे बिल्डिंग गिराएंगे, कैसे बताइए मैकेनिकल इंजीनियर साहब? बिल्डिंग गिराने का कोई और तरीका? वहां पे क्या डायनामाइट वायनामाइट फोड़ दिया जाए नीचे? कंट्रोल ब्लास्ट क्या हो सकता है बोलिए? डिमोलिशन ड्राइव गलत नहीं है, और बिल्डिंग तोड़ने के लिए बुलडोजर ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है? नोटिस सेटल सर उसको पहले से नहीं किया जा रहा है, मतलब वो एक ज्यादा सेटल नहीं हो पा रहे हैं वो लोग, ठीक है। सर ये एक इंस्टेंट जस्टिस है जो कि मतलब गलत है, एज इंस्टेंट जस्टिस है, तुरंत गिरा दिया, जो प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ है इसको फॉलो नहीं किया जाता है, और किसी का घर गिराना है या नहीं गिराना है कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट बाय द पुलिस अथॉरिटी, ठीक है। इसमें स्टेट पुलिस स्टेट। गुड। बिहार का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत बड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट से अगर इसको करेक्ट करेंगे तो 97% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि लाइवलीहुड पे फोकस 1.25% ही गवर्नमेंट जॉब है, उसके अलावा या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर है। बिहार का जो लैंड एरिया है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो लैंड इंक्रोचमेंट्स है वो काफ़ी बड़े लेवल पे है, और वो इतने दिनों से एक काइंड ऑफ वो हैबिचुअल सब लोग हो चुके हैं, उनको पहले से ये चीज़ पता नहीं था, और जो इंस्टेंट जस्टिस अभी हुआ है तो उसको लेके वो लोग अपोज करें। ऑलरेडी दे आर नोइंग कि ये इलीगल होने भी पता है, बट थोड़ा वो टाइम लेंगे। दे आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर सरकार उन्हें जगह मुहैया करवाती है तो दे आर रेडी टू मूव एज पर द ओपिनियन हैज बीन पब्लिशिंग इन द न्यूज़पेपर आल्सो। तो ये गलत भी नहीं है, दे आर आल्सो अवेयर, बट वो टाइम लेना चाहते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए और हमें टाइम लेके हम कहीं और एस्टैब्लिश जगह पे शिफ्ट हो पाए। ठीक है, फेयर इनफ। और कोई बोलेगा? व्हाट इज द इशू सराउंडिंग जो बुलडोजर के द्वारा डिमोलिशन बिहार में अभी शुरू हुआ, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सर आर्टिकल 21 के तहत राइट टू शेल्टर है सारे सिटीजन के पास, लेकिन हमें हमारा जो इंक्रोचमेंट्स नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनको जो कोई बात नहीं। और कोई? बिहार में क्या होता है प्रॉपर्टी या घर होता तो एक थोड़ा सेंटिमेंट से जुड़ा रहता है, इसके चलते थोड़ा बहुत क्या है ये जवाब नहीं, जब बना रहे थे तब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इमोशनल नहीं होना है। अवेयर करवाना चाहिए कि अगर आपको यहाँ से हटाया जा रहा है तो आपको कहीं से सेटल करवाया जाए, जिसकी वजह से ये जो जस्टिस जो हो रहा है तो इतने इशू इतने डिबेट्स नहीं क्रिएट होंगे। ठीक है, उनके अल्टरनेटिव हैबिटेशन को किया गया है। और कोई है किसी के पास पॉइंट? सर ये हो सकता है कि जिस लोगों का इंक्रोचमेंट हुआ है जमीन में तो एक आवास योजना के तहत जोड़ा जाए कि हाउसिंग फैसिलिटी तो सबसे पहले तो लीगल नोटिस भेजेंगे उनको ताकि प्री वार्निंग हो जाए, फिर अल्टीमेटम देंगे। देखिए यहाँ पे एक टर्म आप लोग है, उस चीज टर्म को यूज कीजिएगा, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। क्या टर्म है? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मतलब इसका ये होता है कि कानून है, अगर कानून को इन्फोर्स कराया जा रहा है तो उसको फेयर मैनर में कराना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी टर्म है, दोनों लिखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक केस है, लिखिए ओल्गा टेलिस, ओल्गा टेलिस केस, OLGATELLIS, ओल्गा टेलिस केस। ये तीन चीज का रेफरेंस देंगे जब भी क्वेश्चन किस पे आए, बुलडोजर वाले क्वेश्चन पे आए।
देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि बुलडोजर इशू कब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जब कानून का एप्लीकेशन फेयरली नहीं हो रहा है, और दूसरा जब ये जो परमिशन था that has not been validated by the court of law. Put this point while giving your answer, that whenever any implementation of law is validated by court of law, then it is justified. लेकिन अभी आप क्या देखते हैं, मान लीजिए कोई कल भगदड़ या मॉब लिंचिंग का कोई केस आया, कहीं पे कोई कम्युनल राइट का इंसिडेंट हुआ, तो आप देखते हैं अगले दिन उसका घर गिरा दिया। वो चीजें इनजस्टिस का पार्ट है, या वो क्या है, जस्टिफाइड कहीं से भी नहीं, क्योंकि अभी क्या नहीं हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ हैज नॉट वैलिडेटेड दिस एक्ट एज वायलेशन ऑफ लॉ। पुलिस कब से ये करने लगा? पुलिस का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, not to decide whether the person is culprit or। तो सबसे पहले आपको ये समझाना है कि आप बुलडोजर जो जस्टिस की बात होती है, इट कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। सो अंटिल द पर्टिकुलर मैटर इज mandated by court of law or validated by court of law, bulldozer cannot be used and it will not be justified at all। और जब कोर्ट के द्वारा वैलिडेटेड है, मतलब कि लीगल इंक्रोचमेंट्स था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो फिर दूसरा चीज ओल्गा टेलिस केस के अंदर जो प्रोसीजर है, राइट टू फेयर नोटिस, क्या लिखिए, राइट टू फेयर नोटिस, कुछ चीज उसमें लिखा भी होगा, राइट टू फेयर नोटिस। दूसरा, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रीसेटलमेंट, तो नोटिस देना है, उनका पक्ष सुनना है कि उनको कितना समय चाहिए, और फिर राइट टू रीसेटलमेंट। ये क्या है? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ विथ रिगार्ड्स टू डिमोलिशन। तो ये चीज को आपको यूज करना है। और दूसरा जो हम नोट्स में भी लिखे हैं, प्यूनिटिव डिमोलिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो ध्यान रखना है। प्यूनिटिव डिमोलिशन मतलब आप सजा के रूप में बिल्डिंग गिरा रहे हैं, ये आपका काम ही नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ। और आप इसमें चाहो तो यूज कर सकते हो। पता नहीं आप लोग वीडियो देखे होंगे, नहीं, पटना हाईकोर्ट का एक जज का वीडियो आया था, जहां पे एक डिमोलिशन के बाद आए थे, उनको बुलाया था, तो कह रहा हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे, तुम ही लोग गिरा दो सारा बिल्डिंग, कोर्ट किस लिए है? तो ये समझना है आपको कि डिमोलिशन को प्यूनिटिव फॉर्म के लिए यूज करना क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो आपका काम नहीं है। दैट इज द मैंडेट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आया बात? तो ये चीज आप लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चन किस पे आता है, बुलडोजर वाले पे। अगर पूछे संविधान के कौन से आर्टिकल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 21 राइट टू लाइवलीहुड, 19 भी आएगा, ठीक है। 19 में क्या है? रिसाइड। और दूसरा, मान लीजिए किसी का कोई सपोज वहां पे बिजनेस सेटलमेंट था, तो 19(1)G भी आएगा। तो आर्टिकल्स भी हमेशा देखते रहिएगा कौन कौन से आर्टिकल्स कंसर्न्ड है इस टॉपिक में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट दिया है। हाँ, मतलब जब आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलिएगा तब कहिएगा कि पुलिस स्टेट हम लोग नहीं है ना सिर्फ। हाँ, तो हम बताएं ना, ये 3 चीज फॉलो करिए। नोटिस दीजिए पहले, ऐसा थोड़ी कि इलीगल है तो आपको आज ही पता चला, आप आज कल जाके गिरा दीजिएगा, उन लोगों का क्या होगा? तो नोटिस देना है, उनका बात सुनना है कि उनको कितना समय चाहिए उसको खाली करने के लिए, रिसेटल करने के लिए, और उनको सेटल करने के लिए देना है। कुछ पूछ रहे थे, क्या हो गया? States after the state government is going for this bulldozer justice even after there is a clear cut guidelines of Supreme Court. So why do आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टेट जो है बुलडोजर जस्टिस को ऑप्ट करें? ये कि देखिए, यहाँ पे जो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको स्टेट के लेंस से देखें तो आई कैन थिंक ओनली अबाउट डेटरेंस। एक यही पॉइंट उनके दिमाग में हो सकता है कि डर बैठाना लोगों में कि आप लोग इस तरह के लीगल इंक्रोचमेंट्स के लिए ना जाएं, और तो कोई जस्टिफिकेशन इसका हो ही नहीं सकता। आप ये बोल सकते हो। देखिए वहां 1 लाइन क्लोजर क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन अगर पूछा आपसे, सपोज काउंटर क्वेश्चन पहले देखिए, बट शुडंट द स्टेट एक्ट फर्मली अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो क्या है, फर्मनेस जरूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में फर्मनेस किसके थ्रू काम करे, लॉ के बाहर जाकर नहीं। और वन लाइन क्लोजर भी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट्स मैसेज इज क्लियर, डिमोलिशन में इन्फोर्स द लॉ बट इट कैन नॉट बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर जस्टिस। ये सब टर्म याद कर लीजिएगा, वहां पे यूज करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए अगला, लिकर प्रोविजन तो हो गया है। चलिए 10,000 रुपया महिला लोग को जो मिला, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। आपका पर्सनल व्यू क्या है, जो 10,000 रुपया बिहार महिला रोजगार योजना के अंदर महिलाओं को मिला इलेक्शन से पहले, उसके ऊपर। ये जानते हैं कि स्कीम है कौन सा, बिहार महिला रोजगार योजना, 10,000 इनिशियल असिस्टेंस, बाद में 2 लाख रुपया, ठीक है। तो 10,000 जो इलेक्शन के पहले दिया गया, ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्शन पूरी तरह से इसके बेसिस पे ही जीत गई सरकार। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? सरकार की और भी रोजगार से रिलेटेड योजना शामिल है, स्किल इंडिया लाइव, ठीक है, 35% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, प्राइमरी लेवल पे 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन टीचर्स, ठीक है, का मिशन, उसके बाद इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देख के डेवलपमेंटल एंगल, ठीक है। दिस लाइन इज गुड कि आप ये यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल लेंस से हर चीज को हम लोग नहीं देख सकते। टाइमिंग हो सकता है कि इलेक्शन के पास है तो, बट इस कारण से आप ये नहीं समझ सकते कि ये पूरी तरह से इलेक्शन का ही एक क्या है, कैंपेनिंग था। तो और क्या हम लोग इसको आगे कैसे बता सकते हैं फिर? हाँ वो तो ठीक है, वो तो सबको मालूम है, बीच में नहीं कर सकते, लेकिन यही तो बोल रहा है इलेक्शन के पहले। सर वुमेन जो है सोसाइटी की 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। अगर इस 10,000 की मदद से वो अपना स्किल डेवलप कर सकती है, इकोनॉमी में वर्क करके वो जीडीपी के भी ग्रोथ, ये सब में हेल्प करेंगे। प्लस ये बस बिहार का ग्रोथ को नहीं करेगा, सोशल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करेगा। इस 10,000 से बस वुमेन ही एम्पावर्ड नहीं होगी, प्लस इसके थ्रू जो फैमिली प्लानिंग और ये सब की वजह से भी बिहार की अदर डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन की टाइमिंग को अगर हटा दिया जाए तो। मिनिस्टर के कई सारे स्कीम्स वुमेन सेंट्रिक रहे हैं, आज से नहीं कई साल पहले से, जैसे कि महिलाओं का रक्षा देना, तो उस मतलब ये सब लाइन जो टाइमिंग से कैसे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन टाइमिंग पे, टाइमिंग ऑफ इसको सर मतलब कि वो होता है ना कि इलेक्शन कमीशन से डिपेंड करना पड़ेगा उस साइड से जाकर, क्योंकि वो वर्क उस टाइम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। टाइमिंग के ऊपर बस वही है कि टाइमिंग को आपको एक लाइन से जस्टिफाई करना होगा, क्या हो सकता है वो लाइन। इलेक्शन से पहले मतलब करना चाहिए, बचना चाहिए इस टाइम, बचना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं बोलना। एमसीसी के पहले हुआ है, ठीक है, और भी कुछ और बढ़िया से इसको रिफ्रेश हम लोग कर सकते हैं। कोइंसिडेंस नहीं बोलना है। जो है वो हमेशा जो सरकार है वो रेवेन्यू बर्डन जो डाल देती है, इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके का इलेक्शन, देखिए नीतीश कुमार की तरफ से देयर हैज नथिंग बीन डन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमसीसी इट वाज अनाउंस्ड, इट वाज गिवन, सिंपल। तो कुछ भी वायलेशन तो हुआ ही नहीं है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि टाइमिंग इसका, फर्दर और डिबेट चला जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ये वगैरह वगैरह कुछ और दिखाया जाएगा, मतलब ज्यादा देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट चुनावी साल में पहले कभी भी इस तरह के बड़े बजट स्कीम अनाउंस नहीं करती थी। ये पॉलिटिकल एथिक्स था हर पार्टीज के बीच में। ना ना नहीं, ऐसा नहीं कि चेंज हो गया पॉलिटिकल एथिक्स। नहीं किसान और बीजेपी नहीं, तो ये नहीं बोलना है ना। ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट को फंडिंग उसी टाइम पे सैंक्शन हुई हो तो दे दिया। देखिए इस तरह से समझिए कि आप ये पहले बताएंगे
जैसे उन्होंने भी एक चीज कहा था कि ये सरकार वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स आज से नहीं ला रही है, लगभग हर साल एक स्कीम देखने को मिलता ही है। उसी के फर्दरेंस में भी ये स्कीम है, एंड वी नीड टू सी दिस पर्टिकुलर स्कीम बियॉन्ड द लेंस ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग। पहला ये लाइन लिखिए, लेकिन इसके आगे जस्टिफिकेशन क्या देना होगा समझिए कि इस स्कीम का पर्पस जो है ना वो डिपेंड करेगा कि ये 10,000 के बाद जो बाकी का पेमेंट है, जो बाकी का असिस्टेंस है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्या उस चीज को लेकर सरकार उस पर्टिकुलर पर्पस से इंटैक्ट रहती है इलेक्शन के बाद की? नहीं। तो ये इस पर्टिकुलर स्कीम का एग्जैक्ट जो आउटकम है या एग्जैक्ट जो पर्पस है, एग्जैक्ट जो हम लोग बोल सकते हैं एसेंस है, दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड only on the basis of the 10,000 assistance given before election. It will depend how this particular scheme will unfold after the party has come to power. तो हम लोग ये क्यों देख रहे हैं कि 10,000, ये एक पूरा स्कीम है। इट वॉज जस्ट अ इनिशियल असिस्टेंस जो कि एक इमीडिएट रिलीफ दिया ऐसे लोगों को जो कि अपना खुद से कुछ काम करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि होलिस्टिक स्कीम है, और ये स्कीम क्या इलेक्शन के बाद अब सरकार नहीं देगी 2 लाख रुपया? देगी। तो दैट विल बी डिसाइडिंग द फेथ ऑफ दिस स्कीम। सो इट शुड नॉट बी सीन विद अ इलेक्टोरल एंगल। आपको कैसे देखना है कि इसका जो अल्टीमेट एम था, जो पर्पस था, वो क्या हम लोग अचीव या सरकार जो है सब पार्टी में आने के बाद अचीव कर रही है कि नहीं। देखिए वहां पे एक लाइन लिखा होगा, हम पढ़िएगा, हम बताते। सेकेंड नेक्स्ट पेज पे आएगा, पेज नंबर 6 पे। Concerns arise when welfare measures are perceived as election centric rather than part of a long term policy framework। तो ये आप ये चीज वहां पे यूज कर सकते हैं कि वेलफेयर मेजर्स को हमेशा हम लोग क्यों देखें इलेक्शन सेंट्रिक। ये क्या हो सकता है? ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का एक हिस्सा हो सकता है। 10,000 क्या है? हिस्सा है। और 1 लाइन क्लोजर में उस चीज को समझा दिया गया है। कैश असिस्टेंस एम्पावर्स वुमेन मोस्ट व्हेन इट इज प्रेडिक्टेबल, पर्पसफुल एंड लिंक्ड टू लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग। तो 10,000 इज जस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लार्जर पेमेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक अफेयर्स एज वेल। समझ में आ रहा है बात ना? तो सिर्फ वो 10,000 को देखना नहीं, आपको हमेशा उस 10,000 के साथ साथ बोलना है पूरा का पूरा ये स्कीम जो है वो क्या पर्पस सर्व करने के लिए आया है, और ये सरकार अभी भी कमिटेड है कि वो इस चीज के ऊपर काम करेगी, और बाकी जो भी पेमेंट है उनको स्किल डेवलपमेंट करा के वो भी रिलीज करेगी ताकि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करें। ठीक है, देयर आर मेनी आंसर्स जो कि आपको लगेगा शायद कि ये होगा नहीं होगा, बट आपको ये करना है वहां पे प्रेजेंट। यू हैव टू डू दिस। हो सकता है कि 2 लाख रुपया नहीं दे सरकार, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि देगा ही देगा, बट द थिंग इज यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये सरकार सिर्फ वोट के लिए 10,000 रुपया नहीं दी थी, इसका पर्पस है कि ये वुमेन को क्या बनाएगी, यहाँ पे आत्मनिर्भर, बस बात खत्म। ठीक है ना? तो वो चीज को आपको मेंशन करना है। चलिए, कास्ट बेस्ड सर्वे। कास्ट बेस्ड सर्वे का डेटा सबको मालूम है? भूल गए? ये वाला हम शेयर करेंगे, इसमें लिखा हुआ है डेटा, तो वो अभी देख लीजिएगा। ठीक है, 15.52 अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट 19.65%, EBC 4.71, अदर बैकवर्ड क्लासेस 27.13% है। ठीक है, ये अब कराया गया था बिहार में, कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ, क्या आपके ओपिनियन में ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन है? हाँ, यस नो नहीं होता इंटरव्यू में, अपना ओपिनियन बताइए, ट्रू फॉल्स। व्हाट इज योर ओपिनियन on the conduct of caste based survey in Bihar? Do you think it is politically motivated? अब नो तो नो का justification, yes तो yes का justification।
या बैलेंस जवाब होता है, यही ना होता है। क्या जस्टिफिकेशन होगा? नो अगर आप बोल रहे हैं तो क्या जस्टिफिकेशन? टारगेटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और डेटा टारगेटेड मेट करने के लिए डेटा सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह से नहीं, क्योंकि इसको ऑल पार्टी का सपोर्ट मिला है, तो लगभग ऑल पार्टियों के लिए कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने सपोर्ट दिया। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा कि फॉर पॉलिसी मेकिंग इन ए डाइवर्स स्टेट लाइक बिहार, जहाँ पे कास्ट का इतना ज़्यादा सेग्रीगेशन है, नंबर ऑफ कास्ट है, और जो डेवलपमेंट हो रही है उसका कोई फर्दर डेटा नहीं है हमारे पास। सेंसस 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ था, तो गवर्नमेंट इस फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि एक्चुअल बेनिफिशियरी के पास कैसे पहुंचा जाए। तो गवर्नमेंट है डेवलप आउट मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे, एंड एक्चुअली इट इज नॉट, ये भी बोल सकते हैं कि सेंसस तो है नहीं, ये सर्वे है, नॉर्मल सर्वे करवाया गया है, इसे सरकार को पॉलिसी बनाने में आसानी है। ठीक है। और कोई? कैन एनीवन आइडेंटिफाई सर्टेन की टर्म्स? जब आप इंटरव्यू में जवाब दीजिएगा तो कुछ की टर्म्स यूज करना होता है। वेरी गुड, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। मेरा ये कहना है जब आप जवाब दें, जैसे टारगेटेड आपने बोला, अब यहां पर एक टर्म यूज करना है, जैसे कि हम हिसाब वाले में बताए थे, क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेस। मेरा टर्म थोड़ी है, हाईकोर्ट बोला कर्नाटका का कि देयर आर सर्टेन क्या क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेस, वहां पे हिजाब पहना इज नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो सेम चीज, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, तो ये उसमें हेल्प कर रहा है हम लोगों को। जो अब सुप्रीम कोर्ट का भी मैंडेट, क्वांटिफाइबल डेटा 1931 का था, तो हमारे पास क्वांटिफाइबल डेटा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी नहीं नागराज केस में कहा था, तो वो क्वांटिफाइबल डेटा भी हम लोग को इसके थ्रू मिलेगा। टारगेटेड बेनिफिट्स दिलाने में आसानी है। वन लाइन क्लोजर कोई बताएगा बिना देखे? ठीक है, वन लाइन क्लोजर कोई, जैसे बाकी जगह लिखा हुआ था, इसमें भी दिया हुआ है, पर बिना देखे कोई बताएगा? वन लाइन क्लोजर। ठीक है, और कोई? Sir, if used it with a positive mindset, it would be a great tool. Otherwise, it can polarize the society. ठीक है, और कोई? हम तो जितना टॉपिक कराएंगे हम सबका दे देंगे वन लाइन, बट आपको भी सोचना होगा कि ऐसा आप कोई वन लाइन क्लोजर्स दें जो कि एकदम एग्जैक्टली हिट कर दे जो क्वेश्चन था उसको, फिर सेटिस्फाइड हो जाए इंटरव्यूअर, कहेगा नहीं अब आगे नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें हम चाहें अगर ये यूज करना, क्या? But you said this is not politically driven, so you cannot use this quote. देखिए यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, एक अगर सिंपल सा पार्ट हम रखें तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि द पर्पस ऑफ एनी एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट, द पर्पस ऑफ एनी एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट इट्स आउटकम। सपोज अगर हम बोले कोई भी चीज का पर्पस, अब कास्ट बेस्ड सर्वे हम करा लिए और हम इसको बेनिफिट में यूज करने की बजाय वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करें, तो यही सर्वे क्या कर दिया? नेगेटिव इंपैक्ट। So the objective or purpose behind any exercise or any policy, any step of government ultimately decides what? Its merit. तो इसीलिए काउंटर क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कि आपको लगता है कि ये कास्टिज्म को प्रमोट करेगा। अगर आपसे पूछ दिया कि कास्ट बेस्ड सर्वे क्या आपको लगता है कास्टिज्म को बढ़ावा देगा, देखिए वहां पे लिखा हुआ है, तो उसी पे लिखा हुआ है कि इट विल स्ट्रेंथन कास्टिज्म ओनली व्हेन इट इज यूज्ड बट मेनली व्हेन इट इज मिसयूज्ड। मतलब कि पर्पस आपका क्या नहीं था? रैशनल नहीं था। तो वो चीज यहां पे दिया हुआ है। समझ रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, इसके बाद है SIR और फिर ऑपरेशन सिंदूर। पहले SIR के ऊपर आती है।
So systematic intensive revision. Was the timing correct? What in your opinion? What is your opinion on the timing of SIR before Bihar election? सिस्टमेटिक इंटेंसिव स्पेशल लिखा हुआ है इसमें. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. स्पेशल करेक्ट. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. बताइए क्या आपका ओपिनियन है उसके समय को लेकर. नॉट मेनली अबाउट टाइमिंग. ये सर ज्यादा थोड़ा इशू इसमें है कि सर टाइम दिया गया बहुत लाइक 30 डेज दिया. ये टाइमिंग का ये इलेक्शन के पहले किया गया था कि इलेक्शन कमीशन हो तो इलेक्शन को कोई फाइल इलेक्टोरल ऑफिस फाइल करने के लिए करेगी. बट जो टाइम जो दिया गया 30 डेज दैट इज द मेजर इशू. उसमें ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल आया. वो बीएलओ के साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ. कहीं कहीं वीडियो आए वो साइन नहीं कर दे रहे हैं. दैट इज द मेजर इशू. ठीक है. सर ये इलेक्शन कमीशन का स्पेशल प्रेरोगेटिव है. उसके टाइमिंग पे सवाल नहीं उठा सकते. बट इसके इंटेंट के पीछे ये हो सकता है कि जो माइग्रेंट लेबर्स है, वर्कर्स है, जो अपने लोकेशन एग्जैक्ट लोकेलिटी प्लेस वहां पे नहीं है, तो शायद ये अनडेमोक्रेटिक विल अप टू बी अपीयर्ड ऐसा लग सकता है. बट इंटेंट इसका साफ है. इस वाले एसआईआर में आप एक ही पॉइंट पे हाईलाइट कीजिएगा जो इन्होंने भी बोला, लगभग उन्होंने भी यही बात कहा. वो था जो समय. टाइमिंग प्रॉब्लमेटिक नहीं है. बंगाल में इलेक्शन होगा उसके पहले होगा, जहां पे इलेक्शन होगा उसके पहले होगा, कोई दिक्कत नहीं. बट कितना समय दिया गया अपनी बात रखने के लिए. अगर मेरा नाम कट गया वोटर लिस्ट में और हमको समय ही नहीं मिला तो ये तो आप गए हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वन पर्सन वन वोट को इन्फोर्स कराने के लिए एसआईआर लाए. लेकिन मेरा वोट अगर चला गया इस कारण से तो ये तो क्या हो गया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना एक्सरसाइज का. बहुत लोगों का, जेन्युइन लोगों का नहीं गया ना वोट. तो वन पर्सन वन वोट, आपका मोटिव इंटेंट बहुत पायस है, बहुत क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एसआईआर इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी अ लेजिटिमेट एक्सरसाइज फॉर डेमोक्रेसी. बट द टाइमिंग जो आपने समय दिया वो डिबेटेबल है और वो क्रिटिसाइज करने के लिए है योग्य, क्योंकि सबको प्रॉपर समय नहीं मिल पाया कि वो अपना जो डिलीशन था लिस्ट में उसके लिए एक वैल्यूएबल जस्टिफिकेशन दे पाए. कितने लोग तो थे ही नहीं बिहार में, आप उनका नाम काट दिए तो आए कहाँ से कि आपको जस्टिफिकेशन देंगे. सर मोर सो ऑन जो भी यूपी में भी हो रहा है इलेक्शन 2027 में अभी भी मात्र 30 डेज का टाइम दिया जा रहा है. तो एसआईआर में यही एक इशू जो आप हाईलाइट करोगे कि प्रॉपर ग्रीवांस सामने से भी सुनना और प्रॉपर टाइम देना. तो इसके लिए आप इलेक्शन के 2 महीना पहले नहीं, आप 6 महीना पहले करो, आप 1 साल पहले करिए. प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाते हुए डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए. अब ये यूज कर दीजिएगा आप वहां पे. In order to uphold democratic principle or democratic value, you cannot compromise the most important democratic right, that is right to vote. And very less time given undermines this right. सर फॉर्मल चीफ इलेक्शन कमीशन से शुक्ला वासा का इसमें स्टेटमेंट आया हुआ है. बिल्कुल यूज करिए, कोई दिक्कत, आराम से. यहां पे जहां 1 लाइन क्लोजर है उसके ऊपर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, आई सपोर्ट एसआईआर एज अ डेमोक्रेटिक नेसेसिटी बट इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन robust safeguards, voter facilitation and effective grievance mechanism so that accuracy does not come at the cost of inclusiveness. तो इस तरह के सेंटेंस को आप यूज करेंगे. 1 लाइन क्लोजर भी वहां पे दिया हुआ है. अब यहाँ पे समय को लेकर एक क्वेश्चन है, देखिए समय को लेकर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका और भी डाउट क्लियर कर देगा. क्या एसआईआर को इलेक्शन के एकदम नजदीक अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, अवॉइड नहीं करिए, क्या करिए, एक्सटेंडेड टाइमलाइंस, वोटर अवेयरनेस एंड इजी करेक्शन मैकेनिज्म. सेम चीज है कि आपको अवॉइड क्यों करना है, इलेक्शन के पहले ही कराइए, लेकिन जो ग्रीवांसेस है उसको सुनने के लिए प्रॉपर विंडो होना चाहिए, वो प्रॉपर विंडो आप फैसिलिटेट करिए वोटर्स को. सरकारी कर्मचारी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारा सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो
तो उस पे क्या पॉइंट रखा जाए? जैसे देखिए वर्क प्रेशर कम टाइम लाइन यही है, वही उसका भी रीजन वही है। तो इसको काउंटर करते हुए ये वर्ड बोल रहा है साइड बोल कि बहुत सारे फटीग हो रहे हैं कि समय कम देने से ना सिर्फ जो मतलब रिसीवर एंड पे लोग हैं उनको ही दिक्कत सिर्फ नहीं हो रही है, जो लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं उनके ऊपर भी इतना ज्यादा बाउंडेशन हो जा रहा है, इतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है कि कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि लोग सुसाइडल थॉट्स तक उनके दिमाग में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी तो नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन भी तो नहीं, आप क्रिटिकल इसीलिए तो आप इसमें थोड़ा सा फ्री हैंड रख सकते हैं कि ये सरकार का है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है ना, यहां पे आपके पास स्कोप है कि आप यहां पर जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो हाईलाइट कर भी सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तो चल ही सिंपल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो 2-3 बार इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइंस दिया, आधार कार्ड ऐड करो, दिया ना गाइडलाइंस। तो वहां पे यही फायदा है कि ये सरकार का है ही नहीं, तो आपको सरकार के लेंस से देखना ही नहीं कि हमेशा डिफेंड करने का बात रहेगा। चलिए लास्ट है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, मोदी को बता देना, मोदी ने बता दिया। यही हुआ ना इस ऑपरेशन सिंदूर में। देखिए इस पे क्वेश्चन ये आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे ये बनेगा कि क्या ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं इनको पब्लिसाइज या इनका पब्लिसिटी करना सही है कि गलत है, आपके ओपिनियन में, ये क्वेश्चन आएगा। बाकी जो इसका डेटा है, पहलगाम अटैक और हमारे तरफ से क्या काउंटर एक्शन लिया गया, वो डेटा आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी जान ही रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़े हुए हैं। बट ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसे ऑपरेशंस को का पब्लिसिटी करना सही है कि नहीं, आपका ओपिनियन क्या है। ये मेरा क्वेश्चन जो इससे फ्रेम होगा यही होगा, क्योंकि ये देखा गया कि ये ऑपरेशन काफी ज्यादा पब्लिसिटी का, आप कह सकते हैं कि पब्लिसिटी इसका किया गया। तो आपका क्या ओपिनियन है, इसको पब्लिसिटी इसका होना चाहिए कि ऐसे काउंटर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि नहीं होना चाहिए? दैट इज योर क्वेश्चन, बताइए। तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर बेसिकली, और लेजिस्लेचर में चुने हुए जो प्रतिनिधित्व है वो ही वहां बैठे रहते हैं और जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो सिंस आवर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल तो पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इसको पब्लिसाइज नहीं किया, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वही हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया में से कई सारे इफ एंड बट्स, प्रोस एंड कॉन्स देखे जा सकते हैं, बट हम पर्सनली एज अ सिटीजन उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है। बट पब्लिसिटी नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में ही हुआ है, सो दैट कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, वो हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलना, वो भी हमारा एक ये है, राइट है। ठीक है, सर वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो नैरेटिव है तो पाकिस्तान और इंडिया का, वो लोग काफी ज्यादा ये कर रहे थे कि हमने राफेल गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट तो एक हाँ ठीक है, ठीक का ये होना चाहिए कि हम अपने कंट्री के लिए इतना सपोर्ट दिखा सके कि हाँ हमारा कंट्री अच्छा जवाब उनको देगा, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम दिस इज एम्पावरमेंट से जोड़ सकते हैं। एक सेकेंड, हम एक चीज बताएंगे पहले। इट इज नोट वर्दी कि जो पाकिस्तान के भी जो प्रेस ब्रीफिंग हुए हैं, दे नेवर ऑल्सो सेड कि हम राफेल गिराए हैं। अपने ऑफिशियल ब्रीफिंग की हम बात कर रहे हैं। इंडिया नेवर सेड कि हम F-16 गिराए हैं। ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट है? प्रेस रिलीज नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल वो है, समझिए। प्रेस रिलीज जो है इन दोनों में कहीं नहीं बोला गया था, तो इस चीज को हम लोग वहां पे नहीं, ये प्रोजेक्शन चूंकि हमने भी नहीं बोला, हम तो एयरबेस और उसका फोटो, ये एयरबेस है और मैप के साथ, मैप लोकेशन के साथ हमने दिखाया है। हमने प्रेस ब्रीफ में क्या किया है कि जो एयर बेसेस थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया, जिन जिन जगहों पे, उसको हमने दिखा दिया, ठीक है। हम लोगों ने कैजुअलिटी के ऊपर कोई बात नहीं की है, हम लोगों ने क्या एयरक्राफ्ट गिराए उसके ऊपर कभी कोई ऑफिशियल नहीं दिया। क्वेश्चन पूछा भी गया तो हमारे डीजीएमओ ने उसको कहा दैट इज समथिंग विच इज नॉट टू बी रिवील्ड, ही सेड एग्जैक्टली वर्ड्स, क्योंकि उस समय हम लोग को भी कोई काम नहीं था, यही देखते थे दिन भर, तो वो एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट बोले थे कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट टू बी रिवील्ड। और कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर कोई मंत्री भी ऑफिशियल कैपेसिटी के बाहर किसी रैली में दे रहा है, कहीं किसी मीडिया वाले को दे रहा है, दैट विल नेवर बी द ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैंड।
तो वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं यहाँ पे मेंशन करना है कि उन्होंने बोला हम राफेल गिराए हैं तो हम लोग इसलिए पब्लिसिटी, नहीं, वो चीज़ नहीं। पहला चीज़ तो जैसे उन्होंने कहा आप इसी बात पे रहेंगे, इट वॉज नॉट ओपन फॉर पब्लिसिटी, ओनली द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वॉज शेयर्ड इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। जितनी बार भी प्रेस रिलीज हुआ है, 3 बार जो आपको आर्मी के द्वारा किया गया, फिर एक जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं, मिस्त्री जो थे वो, उनके द्वारा जो किया गया, इन सब जो डिक्लेरेशन थी उसमें कहीं भी हमने इसको एज अ पब्लिसिटी नहीं, हम लोग बस इंफॉर्मेशन जो था मास को, जो देश है उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाए हैं। और अगर ये पब्लिसिटी वाला एंगल रहता तो वहां पे एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी ना, फॉरेन सेक्रेटरी की जगह पे एस जयशंकर होते, मोदी जी होते। तो पब्लिसिटी कब होता है? जब सरकार के जो फ्रंट रनर्स हैं, जो फेस हैं, वो आके बोलते हैं ना। कौन आ रहा है? आर्मी चीफ, तीनों के डीजीएमओज आ रहे हैं, ये आकर बात रख रहे हैं। तो जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद में ब्रीफिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर जो पब्लिसिटी है या न्यूज चैनल के अंदर है, वो ऑफिशियल सरकार का स्टैंड थोड़ी है। लेकिन यहां पर आप एक चीज मेंशन जरूर कर सकते हैं, दैट गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द अननेसेसरी publicity which is done through the media channels or media platforms, because it ultimately creates a bad impression of India in the global arena. जैसे चैनल्स पे हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, नॉनसेंस क्लेम्स जो उस समय चला कि इस्लामाबाद पे कब्जा, आर्मी घुस गई है अज्ञात जगह से, कराची पोर्ट तबाह, शहबाज शरीफ बंकर में छिपे हैं। अब ये चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, सोशल मीडिया पे या कुछ भी हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक बैड नैरेटिव सेट कर रहा है ग्लोबली। क्या कैसा कर रहा है? गलत पिक्चर क्रिएट कर देगा ना हमारे इस हाईली सेंसिटिव काउंटर रिस्पॉन्स जो था सिक्योरिटी का, उसका ये क्या कर रहा है? बैड इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। Because if government is not denying those claims, if government is not restricting those particular publicity, it will eventually sum up कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये स्टैंड को सही मान रही है। तो आपको बस एक केयर, आप कह सकते हो कॉशियस नोट पे ये बोलना है कि दो द गवर्नमेंट नेवर पब्लिसाइज दिस इंटायर ऑपरेशन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, बट द claims which was made during the Operation Sindoor in over the various media platforms should have been handled more strictly and precautious. अब मतलब एक तो है कि मीडिया हमारे यहाँ सच में, इस पे तो क्वेश्चन आए तो हम बोलेंगे मत रोकिएगा अपने आप, मीडिया को धांग दीजिएगा, बिना अपना लोकेशन बताए हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि गुजरात बॉर्डर पे क्या हो रहा है। ये एक न्यूज में सुने हम कि बिना अपना लोकेशन बताए बताइए गुजरात बॉर्डर पे क्या चल रहा है। दिस वॉज एग्जैक्टली द लाइन ऑफ अ न्यूज जर्नलिस्ट। वो तो रिटायर्ड छोड़ी, वो सब पागल हो गए हैं, वो खड़े होकर ताली बजाने लगे। तो ये चीज आपको एक बार मेंशन करना होगा कि इन सब चीजों को, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है मीडिया हम लोग का इज्जत डुबाया है आज नहीं, बहुत पहले भी 2008 का पूरा अटैक, मतलब टेररिस्ट वे आर सीइंग आज तक एंड कोऑर्डिनेटिंग विद देयर मेंबर्स। ये पुलिस अब इधर से घुस रही है, एनएसजी इधर से जा रही है, तो अभी अब बताइए ना इतना। उसके बाद से हमने नियम लाया, एनआई एक्ट के अंदर लाया कि मीडिया इस चीज को नहीं ये करेगी, बट कहाँ कुछ हुआ। दिल्ली वाला जो अटैक हुआ, अब मान लीजिए कहीं पे छापा पड़ा, कुछ आरडीएक्स मिला कि हाँ यहाँ पे दिल्ली में हाई अलर्ट है, भाई यू आर रिवीलिंग द नेम ऑफ द पर्सन। अब आप सुबह में न्यूज डाल रहे हैं कि उमर नाम के आदमी का तलाश जारी है, हर जगह छापेमारी चल रही है, शाम को वो ब्लास्ट हो रहा है। ये सब नेम क्यों, पैनिक कर गया वो पूरी तरह से। आपको ये चीजें क्यों दिखानी है, ये रिवील क्यों करना है? सिंपल सा बात। तो आपको बस ये दिखाना है कि जब कभी भी बात नेशनल सिक्योरिटी आई तो आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन मीडिया शुड आल्सो नॉट बी गिवन दैट मच रूम, that it will ultimately undermine your reputation in global arena. तो ये आप एक कॉशियस नोट वहां यूज कर सकते हैं। बाकी आप पब्लिसिटी वाले को सीधा डिनाई करोगे कि ये नहीं हुआ है, ठीक है ना।
समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऑपरेशन सिंदूर इट इज द नेम गिवन बाय द आर्म फोर्सेज इटसेल्फ। कौन डाला पहली बार इसका पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर? आर्मी चीफ के द्वारा डाला गया था ट्विटर पे, जो लोगों को पता चला। तो इट इज ऑफिशियल ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशन समुद्र सागर हम लोग हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका में, तो ये तो हम लोग नाम देते ही है। देन यू कैन काउंटर कि हाँ अधिकतर केसेस जो डेथ्स के हुए थे इन दैट पर्टिकुलर केस द वुमेन वेयर विडोड, सो दैट हैज बीन गिवन द पर्टिकुलर नेम। बात खत्म, ठीक है ना? वो चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सेशन ठीक रहा। ऐसा ही कल और 10 टॉपिक लेकर आएंगे, ओपिनियंस आपके रहेंगे जो हम लोग आपसे निकालेंगे। नेशनल बिहार हम कराते हैं, इंटरनेशनल प्रणव सर कराएंगे, वो फ्राइडे को होगा। ठीक है, कल और 10 टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये वाला सबको मिल गया है? चलिए ठीक है, धन्यवाद।